अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधु लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं नावल की तरफ। मेरा लैपटॉप कहाँ है? इफ्राहीम ने अपनी नई नवेली दुल्हन से पूछा जो 2 दिन पहले ज़बरदस्ती इसके सर पर थोप दी गई थी। जी वो क्या होता है? इसने हैरानी से उल्टा सवाल कर दिया। वो इसकी इसकी हैरत पे मज़ीद हैरान हुआ। लैपटॉप मतलब वो जिस पर बैठकर मैं रात को अपने ऑफ़िस का काम करता हूँ। इसने दाँत पीस कर कहा, अच्छा वो तो हमने ऊपर सामान वाले कमरे में डाल दिया। वो मासूमियत से कहा गया, क्या मतलब? मेरा लैपटॉप तुमने स्टोर रूम में डाल दिया, क्यों? हैरत के साथ-साथ इसे गुस्सा भी था। वो जी हमको लगा वो आपके काम की नहीं, ऐसे फालतू में यहाँ पड़ी हुई है, इसलिए हम इसे ऊपर डाल आए। इसने डरते-डरते कहा, जबकि इब्राहिम का बीपी ऊपर जा चुका था। इसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़के का क्या करे। जाओ अभी जाकर मेरा लैपटॉप ले आओ। इसने गुस्से को कंट्रोल करके आराम से कहा, जबकि वो ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। इसने एक ठंडी सांस खारिज करके अपना गुस्सा बाहर निकालने की कोशिश की और बेबसी से सर थाम कर बेड पर बैठ गया। ये बानी नामी आफत 2 दिन पहले इसकी ज़िंदगी में आई थी, जिसे दादी पूरी दुनिया ढूँढकर न जाने कहाँ से पकड़ कर लाई थी। इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े पाकिस्तान में दादी को अपने होनहार, पढ़े-लिखे, हैंडसम पोते के लिए यही एक लड़की मिली थी, जिसने अपनी ज़िंदगी में लैपटॉप का नाम तक नहीं सुना था, जो अंग्रेज़ी तो दूर कभी उर्दू स्कूल भी नहीं गई थी। पता नहीं दादी को इस बला में ऐसा क्या नज़र आ गया जो उन्होंने इस जाहिल लड़की को इसके सर पर थोप दिया। इससे गूंगी मिट्टी की मादू टाइप देसी गाँव की लड़कियों से इसे हमेशा से चिढ़ती। इसने अपनी ज़िंदगी में कई खूबसूरत ख्वाब देखे थे। अगर इसने किसी परिस्तान की परी के ख्वाब भी नहीं देखे तो इसने इस देहाती लड़की के बारे में तो कभी नहीं, ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इसने तो अपनी शादी के बारे में भी अच्छे से सोचना भी शुरू नहीं किया था, और अगर सोचता भी तब भी ये लड़की इसकी सोच में कभी ना होती। वो एक ऐसी मॉडर्न और पढ़ी लिखी बीवी की तवक्को कर रहा था, जिसे किसी के सामने मुतारक करवाते हुए गर्दन ना झुक जाए, बल्कि इंसान के अंदर फ़ख्र पैदा हो। और ये लड़की इसके हर ख्वाब को चकनाचूर करती। इसके घर पर पूरे हक से कब्जा जमाने आ गई, और कब्जा जमाने का हक किसने दिया? इसकी अपनी सगी दादी ने। ये अजीबोगरीब लड़की इसके सर पर थोप कर इसकी दादी मोहतरमा उम्र के लिए निकल गई, बकौल इनके कि इसकी शादी ही इनकी राह की रुकावट थी, जो अब दूर होगी। इसकी इनकी रुकावट तो दूर होगी, मगर उन्होंने अपने रास्ते का पत्थर उठाकर सीधा इसके सर पर दे मारा। मैं अपने पोते इफ्राहीम के लिए चाँद से खूबसूरत परी जैसी दुल्हन लाऊँगी, इसकी दादी हमेशा यही कहा करती थी, और वो हमेशा दादी की इस बात पर मुस्कुरा देता था। लेकिन ज़िंदगी में पहली बार इसे दादी की ये बात याद करके सिर्फ़ गुस्सा आ रहा था। दादी ने सारी ज़िंदगी अपने यतीम पोते की परवरिश करके अपने सभी कर्ज़े एक साथ वसूल कर डाले। जो मोहब्बत के बड़े-बड़े दावे किया करती थी कि इतनी मोहब्बत तो मैं अपने किसी नवासे या किसी और पोते-पोतियों से नहीं करती, जितनी मोहब्बत अपने इफ्राहीम से करती हूँ। दादी की अगर ये मोहब्बत थी तो अल्लाह जाने इनकी नफ़रत की हद क्या होगी। पता नहीं उन्होंने ये कैसी मोहब्बत निभाई अपने लाडले पोते के साथ। हाँ, इसने खुद इन्हें ये इख्तियार दिया था कि वो अपनी पसंद की बहू तलाश करके लाएँ, और ये इख्तियार भी इसने इनके रोने और अवेला मचाने पे ही दिया था। इसने कितने भरोसे के साथ अपनी ज़िंदगी का साथी चुनने का हक इन्हें दिया था, और उन्होंने दुनिया जहान के अनपढ़ जाहिल लड़की इसके सर पर मुसल्लत कर दी थी। ये उन्होंने सही नहीं किया था। अगर वो मॉडर्न बहू नहीं भी चाहती थी तो इन्हें कोई भी लड़की इंतखाब करने का हक भी नहीं था। पता नहीं किस गाँव से वो इसके लिए ये लड़की पकड़ कर लाई थी, और इस पे हुक्म सादा करके बोली, ये लड़की अब तुम्हारी ही बीवी है और इसके साथ तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। तुम्हारी होने वाली दुल्हन तो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। ऐसी बहू तो तुम्हें दुनिया के किसी कोने में भी नहीं मिलेगी। वो जिस इलाके में रहती है वहाँ की सबसे अच्छी लड़की है। ये कुछ महसूस जुमले शादी से पहले से कहा करती थी, मगर इस वक्त दादी की इन बातों का मतलब वो समझ नहीं सका। अगर समझ जाता तो इसे मालूम हो जाता कि वो अच्छी है, खूबसूरत है, तो सिर्फ दादी के अपने हिसाब से। और 70 साल पुरानी दादी और आज के दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो एक कुर्सी लिए अंदर दाखिल हुई। वो हैरत से उठ खड़ा हो गया। मेरा लैपटॉप कहाँ है? इसने पूरी नानिगी से पूछा। यही तो है जी, इसकी ज़ौजा मोहतरमा ने निगाहें नीचे झुकाकर बाअदब तरीके से जवाब दिया। ये तो कुर्सी है इसका। एक बार फिर फ़ोन खोलने लगा। आप ही तो बोले थे कि जिस पर बैठकर काम करते हैं। इसकी ये मासूमियत इसके 14 तबक रोशन कर गई थी। इसने गुस्से से आंखें बंद की। मिस बानी साहबा, ये इस पे मैं ऐसे बैठ जाता हूँ। वो दांत पीस कर कुर्सी पे बैठ गया। वो मोटी मोटी आंखों से देख रही थी, और इस पे बैठ कर जो चीज़ मैं सामने इधर रखता हूँ और जिस पे ऐसे ऐसे उंगलियां चलाता हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। उसने मुकम्मल तौर पर इसे लैपटॉप का नक्शा खींच कर बताया। शायद इस तरह इसकी मोटी अकल में कोई बात आ जाती। वो मशीन, वो ऊंची आवाज़ में बोली थी। उसने ठंडी ठंडी सांस ली। शुक्र है कि किसी तरह तो समझी। वो कुर्सी से खड़ा हो गया। हाँ जी, वो मशीन। वो इसी के अंदाज में बोला, जी वो जी हमने सुखाने के लिए ऊपर रख दिया है। इसने इतनी आसानी से अपना जुमला मुकम्मल किया जैसे मौसम का हाल सुना रही है मोहतरमा, जबकि इसका हाल ऐसा था जैसे इसे किसी ने कंधे अंधे कुएं में डाल दिया हो सुखाने के लिए। लेकिन क्यों इस बार वो जोर से चलाया। इसके चलाने पर वो बहुत घबरा गई। वो जी बहुत मैला हो गया था, तो हमने सोचे से धो दें। जैसे वो कोई रुमाल धोने की बात कर रही हो। क्या तुमने लैपटॉप धो दिया? तुम्हारा पागल, ये
और इसका ब्लड प्रेशर 200 क्रॉस कर चुका था। गुस्से से इसका मुंह लाल हो चुका था और समझ नहीं पा रहा था कि इस भोली भाली लड़की का क्या करे, जो 2 दिन पहले दादी जी से तोहफे में सौंप कर गई थी। इसका एक बार इसका दिल चाहा कि खींच के इसके मुंह पर तमाचा मारे, लेकिन खुद पे काबू रखते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। वो दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू साफ करते करते बेड पर बैठ गई। ये इसका शौहर था जिसके साथ 2 दिन पहले इसकी शादी हुई थी। इसकी बहुत मोहब्बत करने वाले मामू ने अपनी यतीम भांजी को एक पढ़े लिखे बड़े घराने में भेज दिया था, मगर मामू इसका रिश्ता करते वक्त ये भूल गए कि बड़े डिग्रियों वाले ये बड़े लोग अपने लिए किसी बड़ी जीवन साथी का ख्वाब देखते हैं, इस जैसी अनपढ़ गवार नहीं। शादी से पहले इसकी सारी सहेलियां कहा करती थी कि हाय बानी, तेरा शौहर तो बड़ा गबरू जवान है, एकदम फिल्मी हीरो जैसा। मगर इन बेचारे को क्या पता कि फिल्मी हीरो जैसा दिखने वाला वो गबरू जवान अपने लिए किसी फिल्मी हीरोइन की ही तवक्को किए बैठा था। इसके ख्वाब में इसकी जिंदगी में जैसे बानी जैसी जाहिल लड़की का कहीं नामो निशान नहीं था। वो तो जबरदस्ती घुस आई इसकी जिंदगी में। शादी एक लड़की की जिंदगी का सबसे खूबसूरत ख्वाब होता है। इसने अपनी आंखों में अपने होने वाले शौहर के साथ नई जिंदगी के ख्वाब सजाए थे, लेकिन इसे घर में आके से पता चला ख्वाब और हकीकत में बहुत फर्क होता है। जब इसने पहली बार इब्राहिम की तस्वीर देखी तो उसे बहुत रक्श आया अपने आप पे, लेकिन इसकी सारी सोचों पे पानी इस वक्त फिर गया जब इस पे इंकशाफ हुआ कि इसका शौहर इसे नापसंद करता है। ये बात किसी भी लड़की के लिए तकलीफदा है कि अगर इसका शौहर से नफरत करता है, नफरत या मोहब्बत जो भी था, अभी यही इसका शौहर इसका जीवन साथी था। इसी के साथ इसने अपनी सारी जिंदगी गुजारनी थी। ये रिश्ता चाहे जिन हालात में जिस वजह से भी हुआ, मगर इससे ये रिश्ता निभाना था। एक तरफा रिश्ता जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, मगर वो एक औरत थी जो ब्याह के इस घर में लाई गई थी। बचपन में इसकी माँ ने इसे सिखाया था कि लड़की का असल घर इसका ससुराल होता है। वो एक बार जिस घर में जाए फिर इस घर से इसका जनाजा ही निकलना चाहिए, और यही बात इसके ज़हन में बचपन से बैठ गई थी। वो पूरी कोशिश करेगी अपने घर को बचाने की, इस नाजुक दौर को कायम रखने की। वह नफरत से मोहब्बत का सफ़र ज़रूर तय करेगी। इसने अपने आंसू साफ करके एक मजबूत इरादा किया। वो रात का खाना खाने के बाद अपने ऑफिस की एक फाइल देख रहा था। इसकी पूरी तवज्जो फाइल पर थी, लेकिन अचानक कदमों की चाप से इसकी तवज्जो फाइल से हट गई। सामने इसकी वही हद से ज़्यादा समझदार ज़हीन ज़ौजा मोहतरमा खड़ी थी। इसे मोहतरमा की सुबह वाली वारदात याद है। इसने एक नज़र गुस्से से इसे देखा, फिर अपनी तवज्जो फाइल पर मरकूज कर दी। वो इसे नहीं देखना चाहता था। हाँ, अलबत्ता इस लड़की की निगाहें खुद पर ज़रूर महसूस कर रहा था। इसमें एक नागवारी की लहर पैदा होगी, लेकिन नागवारी को अपने चेहरे पर ना लाकर इसने सपाट चेहरे के साथ इस लड़की से पूछा, कुछ चाहिए क्या? जी, वो मैं सोने आई हूँ। इसे झटका लगा। वो किसी भी कीमत पे इस लड़की के साथ वरना अपना बेडरूम शेयर नहीं कर सकता था। कल की बात और थी। कल दादी के सामने वो कुछ नहीं बोल सका, लेकिन आज इसे कोई मजबूरी नहीं थी, इसलिए वो पूरी रात तो क्या, एक लम्हे के लिए भी इस लड़की को अपने पास अपने कमरे में नहीं बर्दाश्त कर सकता था। तुम यहाँ नहीं सोगी, घर में इतने सारे कमरे हैं, किसी और कमरे में जाकर सो जाओ। वो नजरें चुराते हुए बोला। ये बात कहने में से खुद भी अजीब लग रही थी कि अपनी नई वाली दुल्हन को सोने के लिए दूसरे कमरे में भेज दे, लेकिन सच तो यही था। ना तो इसने इस रिश्ते को कबूल किया और ना ही कभी करेगा। वो लड़की थोड़ी देर इसे खामोश नजरों से देखती हुई कमरे से बाहर निकल गई। वो कमरे से बाहर निकल कर दूसरे कमरे में चली गई। अपने मगरूर और गबरू शौहर के सामने बामुश्किल इसने अपने आंसू रोके थे, लेकिन इस कमरे में आते इसके आंसू का बंध टूट चुका था। इसे बहुत शिकवे थे अपने मामू से, क्यों किया उन्होंने इसका रिश्ता इतने बड़े घर में। अगर वो अपने ही गांव में किसी गरीब मजदूर के साथ शादी करवा देते तो क्या वो खुश नहीं रहती? इसे 2 वक्त की रोटी के साथ साथ वो मोहब्बत और इज्जत भी जरूर देता जो उसका हक था, लेकिन यहाँ से शख्स के सामने से अपनी इज्जत नफ्स, खुददारी, गैरत सब कुछ कुचलना होगा। इसे अपने मामों के साथ साथ दूर कहीं आसमान पर मौजूद इस हस्ती से भी बहुत शिकवे थे, जिन्होंने इसके माँ बाप का साया इसके बचपन में ही इससे छीन लिया। फिर इसने सारी जिंदगी मामी की डांट, इनकी नफरत में गुजारी, और अब भी जिंदगी इस पे मेहरबान नहीं थी। ये इम्तिहानात की कड़ियाँ तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। अब इसके लिए सबसे बड़ा मसला सोने का था। वो ज़िंदगी में कभी अकेली नहीं सोई थी। मामू के घर पे भी इसके कज़न्स के साथ सोती थी। अकेले सोने में तो इसे वैसे भी डर लगता था, और ये घर भी इसके लिए नया था। इसके डर में मज़ीद इजाफा हो चुका था इसका वो शौहर, पढ़ा लिखा शौहर, जिसने इसे कमरे से बाहर निकाल दिया था। इसने कहा एक बार भी सोचा कि इसकी बीवी को अकेले में सोते हुए कितनी घबराहट हो सकती है? क्या इसने सोचा वो अकेली कैसे सोएगी? कभी भी हो कुछ भी हो जाए, मैं अब इसके पास नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे कितना ही डर क्यों ना लगे अकेले सोते हुए, लेकिन मैं इसका दरवाज़ा नहीं खटखटाऊंगी। इसने फैसला कर लिया था इब्राहिम के पास ना जाने का, लेकिन जो जो रात की तारीकी और खामोशी बढ़ती गई, इसके फैसले की मजबूती भी कम होती गई। वो इसके पास जाना तो नहीं चाहती थी, मगर मजबूरी थी। इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था इसके पास। इसे अपने आप
पे पहली बार इतनी शिद्दत से तरस आया, मजबूरी क्या होती है और मजबूरी में इंसान कितना मजबूर हो जाता है, ये वो अच्छे से समझ चुकी थी। वो यूं ही लेटे-लेटे छत को घूर रहा था, ज़िंदगी किस कदर उलझी हुई थी, कहाँ आकर वो फँस चुका था ज़िंदगी में, कब कहाँ इसने ऐसी गलती कर दी जिसकी इसे ये सज़ा मिली। दरवाज़े पे कोई ज़ोर-ज़ोर से दस्तक दे दे रहा था इसने। इस घर में वो इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं तो ज़रूर वही होगी। अब इतनी रात को इस पे कौन-सा आसमान गिर गया जो वो इस तरह दरवाज़ा पीट रही है। वो गुस्से से उठकर दरवाज़ा खोलने चला गया। जी, अब क्या चाहिए मोहतरमा? इसने सुलगते हुए पूछा। वो हद से ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। जी, वो हम अकेले सोते हुए डर लग रहा है। इसने अटकते हुए कहा, ये क्या हो रहा था इसके साथ? इसका जी चाहा वो गुस्से से रो दे, अब क्या करे? दादी जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस पे सौंप गई थी, इसका वो क्या करे? आ जाओ, ओके आ जाओ, लेकिन मैं अपना बेड तुम्हारे साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करूंगा। बाकी इस बेड के अलावा तुम्हारे इस कमरे में जहां सोना है सो जाओ। इसने खुश्क लहजे में इससे कहा। वो वापस आकर बेड पर बैठ के जबकि वो नीचे फर्श पर अपना बिस्तर बना रही थी, इसने नागवारी से इसे देखा और सर झटक मुंह दूसरी तरफ करके सो गया। पता नहीं दादी की सजा में डालकर गई थी इसे। इसकी खुशहाल सुकून वाली जिंदगी में ये लड़की कहाँ से आ टपक गई। इसका सुकून गारत करने कहाँ वो दिन थे जहाँ जब कॉलेज की लड़कियां इस पर जान छिड़कती थी। इसकी आवाज़ सुनने के लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। ऑफिस में भी कई लड़कियां से इससे अपनी पसंदगी का इजहार कर चुकी थी, लेकिन वो यहाँ कहाँ आकर फंस गया था। इसका दिल चाहा कि अभी इस कमरे से तो क्या इस घर के साथ साथ अपनी ज़िंदगी से भी निकाल दे, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था। एक बार तो इसका दिल चाहा कि अभी के अभी दादी को फ़ोन करके बताए कि इसे इनकी मोहब्बत से लाई हुई ये अनमोल गुड़िया बिल्कुल नहीं चाहिए। वो जहाँ से इसे लाई थी वहीं जाके इसे वापस पे पहुँचा दें। लेकिन दादी चूंकि सफ़र में थी इसलिए दूर बैठी अपनी इस बूढ़ी दादी को वो ये सदमा नहीं देना चाहता था। वैसे भी 22 दिन के बाद तो इन्हें आ ही जाना था। तभी वो इनसे साफ-साफ कह गया था कि इसे इनकी ये सुगड़ होनहार हर काम में माहिर बहू नहीं चाहिए। लेकिन 22 दिन तो दूर, वो इसे 22 सेकंड भी कैसे बर्दाश्त कर सकता था। क्या-क्या नहीं सोचा था इसने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में, और क्या हो गया। इसे शदीद गुस्सा था दादी पे भी, खुद पे भी और इस लड़की पे भी। और इस गुस्से में जाने कब नींद की वादी इस पर मेहरबान होगी। सुबह अलार्म बजने से इसकी आंख खुल गई। बेसाता इसकी निगाह बेड से नीचे गई। शुक्र है वो आज वहां नहीं थी। वो अपनी सुबह का आगाज इसका मुंह देखकर कभी नहीं कर सकता था। वो जमाई लेते हुए बिस्तर को छोड़कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मुंह हाथ धोने और फ्रेश होने के बाद वो नाश्ते के लिए नीचे चला गया। वो लड़की से ड्राइंग रूम में टीवी साफ करती हुई नजर आई। इसे डर लगा कि कहीं वो बेवकूफ लड़की टीवी को भी ना धो दे। वो किचन में चला गया, जबकि इस लड़की की नजरें खुद पे महसूस कर सकता था। वो किचन में टेबल पर इसकी जोजा मोहतरमा ने पहले ही आमलेट और दूध का गिलास तैयार कर रखा था। वो और किचन की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दादी की हर काम में माहिर बहू ने बड़ी मुशक्कत के बाद ये नाश्ता बनाया, और वो भी कोई खास नहीं था। मगर वो इसकी बनाई हुई चीज़ों को तब हाथ लगाता जब वो इसे बीवी का दर्जा देता। जब इसने इस लड़की को कबूल ही नहीं किया तो पता नहीं वो घरेलू बीवियों की तरह घर के काम क्यों कर रही है। इस लड़की का बनाया हुआ आमलेट मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करके वो खुद अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। अपनी इस अजीब और गरीब शादी से पहले भी वो अपने लिए नाश्ता खुद ही बनाता था। नाश्ता करने के बाद वो किचन से अपने कमरे में चला गया। वहां इसने अपने ऑफिस का कुछ सामान बैग में रखा और कंघी करके ऑफिस के लिए रवाना हो गया। वो लड़की अभी तक टीवी को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। पता नहीं इसे टीवी से ऐसी क्या दुश्मनी थी जो इसका कबाड़ा करने में लगी थी। मोहतरमा इस पर नाकवारी से भरपूर निगाह डालकर वो घर से बाहर निकल गया। वो सुबह जल्दी बेदार हो गई थी। ये इसकी रोज़ का मामूल था। नमाज और कुरान मजीद की तिलावत के बाद वो अपने शौहर मोहतरम के लिए नाश्ता बनाने नीचे आई थी। आधे घंटे की मशक्क़त के बाद बामुश्किल वो इस बड़े किचन में मतलूबा सामान ढूंढने में कामयाब हुई। ऐसे किचन वो सिर्फ टीवी ड्रामों में ही देखा करती थी। और सामान ढूंढने के बाद अगला महला था चूल्हा जलाना। इसने अपनी ज़िंदगी में हमेशा लकड़ियों का ही इस्तेमाल किया था। इस गैस वाले चूल्हे से इसका पहली बार वास्ता पड़ रहा था, इसलिए अगले 30 मिनट वो इस चूल्हे के साथ सर खपाती रही। और जब ये पहले कुछ मराइल तय हुए तो इसने खुदा का शुक्र अदा किया और वो बड़ा सा डब्बा फ्रिज खोल कर इसमें से अंडे निकाले। शुक्र था कि जो अंडे शहरों और देहातों दोनों जगहों पर एक जैसे होते हैं। वो नाश्ता बनाने के चक्कर में किचन पूरा फैला चुकी थी और 1 मिनट और 1 आमलेट बनाने के चक्कर में 10 आमलेट शहीद कर चुकी थी। पूरे 2 घंटे और 10 आमलेटों की शहादत के बाद भी इसने जो कुछ तैयार किया था, इससे नाश्ते के अलावा सब कुछ कहा जा सकता था। इसने एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। इसके दिल में घबराहट भी हो रही थी। इसका वो शौहर मोहतरम क्या सोचेगा, कैसी बीवी से वास्ता पड़ा है जिसे नाश्ता तक नहीं बनाना नहीं आता। अपने गांव में वो सबसे ज़्यादा सुगड़ मानी जाती थी, लेकिन यहाँ आकर इसकी सारी काबिलियत हवा हो चुकी थी। वहाँ वो अकेली 20 लोगों का खाना बनाती थी, जबकि यहाँ 1 मिनट बनाने के लिए इसे कितनी मेहनत करनी पड़ रही थी। खैर खुदा खुदा करके इसने कुछ बना ही लिया और आमलेट के साथ दूध का गिलास भी रख दिया और खुद बाहर आ गई थी बाकी घर के काम काज देखने। यहाँ की तो रूटीन माहौल सब कुछ अलग है। इस वक्त वो अपने कमरे में नाश्ता बनाने के बाद पूरी
कच्ची हवेली में झाड़ू मार देती थी, लेकिन यहाँ वो क्या काम करे, घर तो पहले से ही साफ है। कुछ सोचकर इसने एक पुराना कपड़ा ढूंढा और दीवारों के साथ साथ फोम वाली कुर्सियों सोफों को भी सफाई करने लगी थी और इनसे फारिग होकर वो टीवी को साफ करने लगी। जब इसकी नज़र इसके शोहर पे पड़ी, वो बस इसे देखती ही रह गई। इसने अपने गांव में कहीं भी ऐसा खूबसूरत गुबरू जवान नहीं देखा था। ये जो खूबसूरत सा शख्स था, ये सिर्फ इसकी मलकियत। इसे अपने आप पे रक्श भी आया और तरस भी। इसका शौहर एक नज़र इसे देखकर किचन में चला गया, लेकिन इसे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि वो इसकी बनाई हुई आमलेट को छोड़कर खुद अपने लिए आमलेट बना रहा था। अगर गाँव होता तो वहाँ की लड़कियां हंस हंस कर पागल हो जाती। एक मर्द खुद चूल्हे पे अपने लिए नाश्ता बना रहा है, वो इसके पास जाना चाहती थी खुद इससे नाश्ता बनाकर देने के लिए, लेकिन फिर सोचकर रुक गई कि जब इसने आमलेट ही नहीं खाया तो वो इससे मदद कैसे ले सकता है। इब्राहिम तो ऑफिस जा चुका था, जबकि वो वहीं टीवी के पास गुमसुम से खड़ी थी। बाकी का वक्त वो इधर उधर घर का जायजा लेती रही, लेकिन इन सब से भी इसकी बोरियत बिल्कुल खत्म नहीं हुई। हालांकि वहाँ टाइम पास के लिए काफ़ी चीज़ें थी, मैगजीन और डाइजेस्टर, ये तो वो पढ़ नहीं सकती थी। और रही बात टीवी की, तो वो डर के इसे ऑन नहीं कर रही थी, क्योंकि बचपन में इसने सुना था इन सब चीज़ों में करंट होता है और ऑन होते ही फट जाते हैं। वो बचपन के इस डर को अपने दिल से निकाल ही नहीं पाई। दोपहर का खाना इसने खुद अपने लिए बनाया था। घर में ज़रूरत की हर शय मौजूद थी। ये अलग बात थी कि इन चीज़ों को तलाश करने में इसका काफ़ी वक्त ज़ाया हो गया था। अमीर लोगों की हर शय अलग होती है, वॉशरूम से लेकर किचन तक। जितना बड़ा इनका वॉशरूम होता है, वहाँ गाँव में 2 कमरे इतनी जगह पे बन जाते हैं और बाकी साजो सामान अलग। पहले तो वो वॉशरूम देखकर हैरान हुई। इसके शौहर मोहतरम शादी के तीसरे दिन ही ऑफिस चले गए। अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने इतने बड़े घर में अकेला छोड़ के इसने तो कभी जिंदगी में इन सब चीज़ों की तमन्ना नहीं की थी। ये सब तो इसे बिन मांगे ही मिल गया, लेकिन इतनी जल्दी इतनी आसानी से बड़ी चीज़ें कभी नहीं मिला करती। असर की नमाज अदा करके वो एक बार फिर किचन में घुस गई। इतनी बड़ी इमारत में इसकी काम की जगह सिर्फ किचन ही था। वो अपने शौहर के लिए अपने हाथों से कुछ बनाना चाहती थी। इसलिए वक्त से पहले ही तैयारी करने लगी। वो जानती थी आधे घंटे के काम में वो 3 घंटे ज़रूर लगा दी। किसने कहीं सुना था कि शौहर के दिल का रास्ता इसके पेट से होकर जाता है, इसलिए वो अपने शौहर के दिल में जगह बनाने के लिए इसकी पसंदीदा बिरयानी बनाना चाहती थी। इसकी पसंद नापसंद और इसके बारे में कुछ और मालूमात दादी ने उम्र पर जाने से पहले इसे फराहम की थी। चाहे वो इससे नापसंद करे, चाहे वो इससे नफरत करे, मगर वो कभी इससे नफरत नहीं करेगी। वो एक बीवी होने का फ़र्ज़ ज़रूर निभाएगी, चाहे वो शौहर होने का फ़र्ज़ निभाए या ना निभाए। सुबह से किचन में मुख्तलिफ उल्टे सीधे तर्जुबात करके वो अब काफ़ी हद तक समझ चुकी थी। इसके वापस आने का वक़्त नहीं पता था, इसलिए सब कुछ जल्दी-जल्दी तैयार करना चाहती थी। अपनी मतलूबा हर शय इसने अपने पास कर लिया और प्याज काटने लगी। प्याज काटने से इसकी आंखों में आंसू आने लगे। ये सिर्फ प्याज काटने के आंसू थे या इनमें कोई और आंसू भी शामिल होंगे, ये वो नहीं समझ सकी थी। फ्रिज से गोश्त निकाल के इसने पतीले में डाल दिए और चूल्हे की आग थोड़ी कम करके वो मगरिब की नमाज अदा करने कमरे में चली गई। जब नमाज पढ़कर वापस आए तो बिरयानी तैयार हो चुकी थी। इसे एहतियाती तौर पर पहले खुद चेक करके देखा, इसे तो ठीक लगा, लेकिन पता नहीं इसके शौहर मोहतरम को पसंद आएगा भी या नहीं। और वो भी कुछ बनाना चाहती थी, लेकिन बिरयानी बनाने में इतना वक्त ज़ाया हो गया था कि मज़ीद कुछ बनाने की गुंजाइश नहीं थी। वो अब आस्ता आस्ता किचन से मिलने लगी थी। एक बिरयानी बनाने के चक्कर में इसने पूरा का पूरा किचन बखेर कर रख दिया था। इसने दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी, वो भागती हुई किचन के दरवाजे तक गई और वो अपना बैग उठाए अंदर दाखिल हो चुका था। इसके हाथों में शायद कुछ खाने का सामान भी था, जो उसने टेबल पर रख दिया और खुद अपने कमरे की तरफ चला गया। एक तो थकन काफ़ी महसूस हो रही थी और ऊपर से टेंशन इससे खाई जा रही थी कि अपने कमरे में आके इसने बैग सोफे पर फेंक दिया और खुद जो जूतों समेत बेड पर लेट गया। ये शायद इसकी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन चल रहे थे। घर आते ही सबसे पहले ज़ोजा मोहतरमा के दर्शन हो गए। वो पहले ही बहुत डिस्टर्ब था और इसे ही कसर मोहतरमा ने पूरी कर दी। इसे तो ये सोच कर ही तकलीफ हो रही थी। ये अनपढ़ गवाह लड़की इसकी बीवी की हैसियत से इसके घर में मौजूद है। काफ़ी देर वो यूं ही बेड पर लेटा रहा। जब थकन का एहसास काफ़ी हद तक कम हुआ तो उसे भूख लगना शुरू हुई। वो वॉशरूम में जाकर इसने हाथ मुंह धोए और नीचे चला गया। इसे मतलाशी निगाहों से इधर उधर देखा, वो नजर नहीं आई, लेकिन इसे खुद की इस तरह मतलाशी होकर देखने पर बहुत गुस्सा है। वो कहाँ है, क्या कर रही है, इससे क्या मतलब, जहन्नुम में जाए इसकी बिला से। लेकिन टेबल के पास पहुंचकर इसने अपनी मतलूबा शॉपर गायब पाया, जिसमें वो होटल से अपने लिए खाना लेकर आया था। वैसे तो वो हमेशा अपने लिए घर पे खाना खुद बनाता था, लेकिन आज थोड़ा थका हुआ और परेशान था, इसलिए इसने होटल से खाना खरीद लिया। मगर ये शॉपर अचानक कैसे गायब हो गए, इसे समझने में देर नहीं लगा कि जरूर इसे जाहिल जोजा मोहतरमा का काम होगा। लेकिन वो इस तरह शॉपर लेकर जाकर कहाँ गायब होगी, क्या इसे भूख लग रही थी और वो खाना वो अपने लिए लेगी, लेकिन वो खुद भी तो बनाकर खा सकती थी। बकौल दादी के वो तो होटलों से भी अच्छा खाना बनाती है। वो गुस्से से खोलता हुआ कुर्सी पर बैठ गया और आंखें बंद करके कुर्सी की पुष्ट पर टेक लगा दिया। और फिर इसने अपनी आंखें तब खोली जब इसने टेबल पर कुछ रखने की आवाज़ सुनी। वो टेबल पर मुख्तलिफ प्लेटों में खाना लगा रही थी। इसने एक नज़र इसे देखा जो हद से ज़्यादा
खुशफहमी में नज़र आ रही थी और फिर खाने को देखने लगी जो वो बेतरतीबी से टेबल पर सजा रही थी। सालन के बड़े डूंगे में इसने बिरयानी डाली हुई थी और चावलों की प्लेट में इसने सालन निकाला हुआ था और सबसे अजीब बात इसने रोटियां पतीले में रख दी थी। इसने गुस्सा जब्त कर लिया और सिर्फ खामोशी से ये सब कार्रवाई करते हुए देख रहा था। जब वो सब मुकम्मल कर चुकी तब वो वहीं खड़ी से देखती रही। कुछ चाहिए इसे सर्द लहजे में इसे मुखातिब किया, इसे मुखातिब करना इसकी मजबूरी थी। वो खाने के दौरान इसे बिल्कुल भी अपने पास नहीं देख सकता था। वो अपनी गर्दन हिलाकर दोबारा किचन में चली गई और बर्तन धोने लगी, लेकिन वो जानता था वो बर्तन धोते हुए भी इसे देख रही थी। वो इसे नजरअंदाज करके खाने की तरफ मतवज्जो। इसकी लाई हुई सारी चीज़ों के साथ बिरयानी का भी इजाफा हुआ। ये बिरयानी वो तो नहीं लाया था तो फिर ज़रूर दादी की इसे सुगड़ बहू ने बनाई होंगी। वैसे तो बिरयानी इसकी पसंदीदा डिश थी, लेकिन ये चूंकि इसे मोहतरमा ने बनाया था इसलिए वो इस टेबल पर मौजूद बिरयानी को छोड़कर हर डिश के साथ इंसाफ करने लगा। हालांकि इसका दिल बहुत चाह रहा था वो बिरयानी खाए, लेकिन दिल की इस ख्वाहिश के दरमियान इसकी अना आ रही थी। वो सिर्फ बिरयानी के लिए अपनी अना कभी नहीं कुचल सकता था। खाने के बाद टिश्यू से हाथ साफ करता वो लॉन्च में रखी टीवी देखने लगा। टीवी देखते वक्त भी वो पता नहीं क्यों बार बार इधर उधर देख रहा था। 2 घंटे के बाद वो टीवी को छोड़कर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। हालांकि वो जो मूवी देख रहा था इसकी खत्म होने में अभी आधा घंटा बाकी था, लेकिन पता नहीं क्यों उसका टीवी देखने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, हर मूवी मुकम्मल ही देखा करता था। सीढ़ियों को बुर करके वो अपने कमरे में आया था। कमरे में जाते ही सबसे पहले नजर इस पे ही पड़ी। वो फर्श पर पूरी दुनिया से बेखबर सो रही थी। कितने इत्मीनान से वो नींद की गोश में थी। इसका सुकून छीनकर, इसकी खुशी छीनकर वो बिना कोई आवाज़ पैदा किए बेड पर आकर लेट गया। नींद को काफ़ी देर तक बुलाने की कोशिश करता रहा। बरहा रात के जाने कौन से पैर वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो चुका था। फिर इसकी आंख रात के 2 बजे खुली। इसने इस लड़की को देखा जो बेखबर सो रही थी। इसे प्यास और भूख का एहसास हुआ। अमूमन रात को इसे भूख और प्यास का एहसास होता रहता था, इसलिए वो हमेशा अपने लिए फ्रिज में खाना बचा कर रखता था। लेकिन आज जहाँ तक इसे याद पड़ता था वो जो खाना लाया था वो सारा ख़त्म कर चुका था। अब इसे अपनी भूख मिटाने के लिए जो कुछ खुद ही कुछ ना कुछ बनाना था। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से इसकी आंख खुली। इसने सबसे पहले उठकर दरवाजे को नहीं बेड को देखा। जब इसे बेड से गायब पाया तो वह हैरानी से खड़ी हो गई। सामने दीवार पर लगी सुइयों वाली घड़ी से इसने वक्त का अंदाजा लगाने की कोशिश की तो उसे हैरत हुई। 2 बज रहे थे। इतनी रात को वो बाहर क्या करने चला गया? पानी पीने? नहीं, पानी का जग तो रखा हुआ। फिर कहाँ गया? से तजस्सुस होने लगी और वो कमरे से बाहर निकले। ये आसा सा इधर उधर निगाहें दौड़ाते हुए वो संगे मरमर से बनी हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। से किचन से कुछ आवाज़ें आने लगी। इसने कदमों का रुख किचन की जानिब कर दिया। किचन के दरवाजे पहुंचकर इस पर अजीब इंकशाफ हुआ। वो रात के 2 बजे खाना खा रहा था। इसका मुंह दूसरी तरफ था, इसलिए वो इसे देख ना सका और गौर करने पर पता चला वो उसकी बनाई हुई बिरयानी खा रहा था। ये इंकशाफ खुशगवार था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ हैरत भी थी। रात के खाने में टेबल पे मौजूद हर शय खाने वाला इसका वो शौहर मोहतरम सिर्फ और सिर्फ इसकी बनाई हुई बिरयानी को नजरअंदाज कर गया। इसे इस वक्त हकीकतन बहुत दुख हुआ। वो किचन में काफ़ी देर तक रोती रही। इसने इतनी मेहनत से इसके लिए बिरयानी बनाई थी और इसने चखना भी गवारा नहीं किया। इसे गुस्सा आया अपने मगरूर शौहर पे। इसे जितना गुस्सा था, जितना दुख था, दुख था सब खत्म हो चुका था। रात के खाने में इसके अनाप्रस्त शौहर ने बिरयानी को हाथ तक नहीं लगाया और अब रात के 2 बजे वो इसकी बनाई हुई बिरयानी कितनी रग़बत से खा रहा था। वो दरवाजे से वापस पलट आई और कमरे में आकर सोने के लिए लेट गई। इससे पहले अगर दुख की वजह से नींद नहीं आ रही थी तो अब वो खुशी से सो नहीं पाएगी। 20 मिनट बाद इसने दरवाजे पर इसकी आमद को महसूस किया, लेकिन वो खुद को सोता हुआ जाहिर कर रही थी, जबकि दिल ही दिल में अपने शौहर की अजीबो गरीब चोरी पर भी मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह वक्त पर बेदार नहीं हो सका। इसे ऑफिस जाना था और वो आधा घंटा देर से उठा और कल की तरह आज भी सबसे पहले इसने अपने बाएं जानिब इस लड़की की बिस्तर की तरफ देखा। वो इसे वहाँ नजर नहीं। वो उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। इसे ऑफिस जाने में पहले ही देर हो चुकी थी। वॉशरूम से जब वो नहाकर तौलिए से बाहर रगड़ता हुआ बाहर निकल आया तो नीले रंग की शर्ट बेड पर देखकर वो ठटक गया। वो इस्त्री करके बेड पर रख दिया गया था। इतने सारे कपड़ों में इसने नीले रंग का ही इंतखाब क्यों किया? गोया इसकी जोजा मोहतरमा को मालूम था कि नीला रंग इसका पसंदीदा रंग है, लेकिन ये इसे कैसे पता चला? इसे अपनी बीवी की ये मशरकी अदा तस्कीन नहीं पहुंचा सकी। मजीद सुलगा कि क्यों हाथ लगाया इसने मेरे कपड़ों को? किस हक से इसने मेरी शर्ट इस्त्री की? वो ये सवालात थे जो वो गुस्से से अपने आप से कर रहा था, लेकिन वो भी अपने नाम का एक था। जब वो इसे बीवी तस्लीम नहीं करता तो वो इसके इस्त्री किए हुए कपड़े क्यों पहने? इसने वो शर्ट वापस अलमारी में रखी और एक सफ़ेद रंग की शर्ट पहन ली। ये अलग बात है कि इस सफ़ेद शर्ट में कई शिकनें पड़ चुकी थी। अमूमन वो अपने सारे काम खुद करता था, खाना पकाने से लेकर कपड़े इस्त्री करने तक, लेकिन आज तो वो पहले ही काफ़ी लेट हो चुका था। इसलिए जैसे तैसे वो शर्ट पहनकर बालों में जल्दी जल्दी कंघी फेरकर वो बैग उठाकर नीचे आया।
इसका नाश्ता करने का आज बिल्कुल इरादा नहीं था, वो वहीं ऑफ़िस में ही कुछ न कुछ ले लेता। पहले ही काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए वो जल्दी-जल्दी बड़े-बड़े कदम उठाता हुआ घर के बड़े दरवाज़े तक गया। अभी इसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया था कि अपनी ज़ौजा मोहतरमा की आवाज़ पर रुक गया। "सुनो जी।" इसने एक ठंडी साँस खारिज करके इससे इस तरह अपने पीछे से आवाज़ देकर बुलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इसने कोई बात तो नहीं की, अलबत्ता इसकी तरफ सौर नज़रों से ज़रूर देखा। "वो जी, घर का थोड़ा सामान लाना है," इसने झिझकते हुए कहा। जबकि इसे इस तरह पीछे से बुलाने जाना और इसे पूरे हक के साथ घर के सामान का ऑर्डर देना बिल्कुल नागवार गुज़रा। ये नागवार इसके चेहरे से भी आया थी। "क्या लाना है?" चेहरा सपाट था। "वो जी, चीनी और चाय की पत्ती बस।" "नहीं, वो सुर्ख मिर्च और प्याज़ भी ख़त्म हो गया।" वो पूरी की पूरी मशरक़ी अदा में मुख़ातिब थी। "ओके, और कुछ?" "सब्ज़ी भी ख़त्म होगी इस डब्बे से।" "कौन से डब्बे से?" वो हैरान था। "वही जी, जो अंदर रखा हुआ है, जिसे खोलो तो सुर्ख बत्ती चलती है।" इसके ने दिमाग पर ज़ोर दिया। "वो इसे फ्रिज कहते हैं बेवकूफ़।" इसने अजीब नज़रों से इस लड़की को देखा। "हाँ जी, वही फ्रिज से।" फ फ़्रज नहीं फ्रिज। इसने अपने लफ्ज़ों पर ज़ोर दिया। "क्या जी, फ़ारिज?" इसने भोलेपन से सवाल किया। फ़ारिज नहीं। "अच्छा छोड़ो, ये बताओ और क्या-क्या लाना है?" वो दाँत पीस कर बोला। "दही भी जी, और।" वो कुछ सोचने लगी। अगर इसकी कोई पढ़ी-लिखी बीवी होती तो वो 1 मिनट में ही इसे लिस्ट बनाकर देती इससे, लेकिन ये गाँव की गँवार इसे 2 घंटों से घर का सामान रटवा रही थी। "कुछ याद आया मोहतरमा, या फिर मैं यहीं बैठकर आपकी याददाश्त वापस आने का इंतज़ार करूँ?" उसने तंज़ भरे लहजे में इसे मुख़ातिब किया। वो पता नहीं इसके तंज़ को समझ सकी या नहीं। बहरहाल इसने अपनी ज़बान को थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर दी। "जी, वो जो लाल-लाल सी होती है।" अब इसे यकीनन गुस्सा आया। "लाल-लाल सी कोई एक चीज़ नहीं होती, और क्या मैं बाज़ार में जाकर ये कहूँगा कि मोहतरमा बानी साहबा किसी लाल-लाल चीज़ का कह रही थीं? आप मुझे वही लाल-लाल चीज़ दे दें।" अब की बार वो गुस्सा नहीं छुपा सका और इसके गुस्से से वो डर गई। "मैं सब सौदे भिजवा दूँगा।" ओके। इसकी आँखों में भरे वो आँसू देख चुका था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो इसके सामने कोई सलाब जारी करे। वो कहता हुआ बाहर निकल गया। वो वहीं खड़ी अपने आँसू पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। इसे दुःख इसके रवैये से नहीं, बल्कि इस बात से पहुँचा कि वो शर्ट जो इसने इतनी मोहब्बत के साथ इस्त्री की, वो क्यों नहीं पहन कर गया। बाकी का सारा दिन भी वो उदास रही। इसे दोपहर को ही एक मुलाज़िम के ज़रिए घर का सारा राशन भेज दिया था। वो भी जो इसने कहा था, और वो भी जो ना कह सकी। बाकी का बहुत सारा वक़्त इसने सामान को तरतीब देने में गुज़ार दी, इसलिए इसे कुछ सोचने की मोहलत ना मिली। सब्ज़ी आ चुकी थी, इसने कुछ सब्ज़ियाँ फ्रिज में डालीं और रात के खाने की तैयारी के लिए आलू और कीमा अलग करने लगी। अब वो एक काम में तो माहिर हो चुकी थी, खाना बनाने में। ऐसा नहीं था कि इसे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन इस अजीब किचन में खाना बनाने का इसका तजुर्बा नहीं आता। यहाँ सब काम आसान थे गाँव की निस्बत। यहाँ चूल्हा जलाने की लकड़ियाँ ढूँढ-ढूँढ कर नहीं लानी पड़ती थी। पानी का इंतज़ाम पास में ही था और हर चीज़ अलहदा-अलहदा साफ नज़र आ रहा था। जबकि वहाँ सालन में नमक डालो तो 2 घंटे तक मिर्चों का डब्बा ना मिले। यहाँ सारी सहूलत होने के बावजूद भी वो शुरू-शुरू में कुछ झिझक रही थी, लेकिन अब चूँकि वो किचन के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल कर चुकी थी, इसलिए इससे काम करने में बहुत मज़ा आ रहा था। रोज़-ब-रोज़ नई-नई चीज़ों से आशना हो रही थी। कीमा तैयार होने में भी वक़्त है, इसलिए वो अपने कमरे में आई और इससे एक बार फिर इसकी एक सहेली ने बताया था कि बानी, ये जो शहरी मर्द होते हैं, इनको क्रीम पाउडर वाली लड़कियाँ बहुत पसंद आती हैं। इस वक़्त तो इसने इस बात पर गौर नहीं किया, लेकिन अब चूँकि मुसीबत सर पर आन पड़ी थी, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना था। वो मेकअप का डब्बा जो दादी ने इसे दिया था, वो जूं का त्यों पड़ा था, इसने हाथ तक नहीं लगाया था। इसे मेकअप से हमेशा चिढ़ होती थी, और इससे अच्छे से मेकअप आता भी कहाँ था। इसने कभी मेकअप किया ही नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वहाँ पे भी सिर्फ साबुन से मुँह धोया करती थी। इसने अपनी पुरानी लोहे की पेटी से वो मेकअप का डब्बा बाहर निकाला। इस डब्बे में ऐसी चीज़ें थी जिनके नाम तो दूर शक्ल तक कभी नहीं देखी थी इसने। अब इससे अब इसे में इस्तेमाल करना अब ऐसे में इसे इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था। इसने सारा सामान उलट-पुलट करके देखा। इसे इन सैकड़ों चीज़ों में जो काम की चीज़ लगी, वो मुँह पर लगाने वाली क्रीम, लिपस्टिक और आई शेड थी। बाकी का सारा सामान इसके लिए बेकार था। ये तीनों चीज़ें लेकर वो आईने के सामने बैठ के क्रीम तो जैसे-तैसे लगा ही लिया। इसने आई शेड भी तरतीब और बेतरतीबी से अलग किया। अब असल मसला लिपस्टिक का था। इसने कभी खुद लिपस्टिक नहीं लगाया। बचपन में भी जब कोई शादी वगैरह होती तो उसकी कज़न्स इसको ज़बरदस्ती लिपस्टिक लगाया करती। इसे इन सब चीज़ों में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। 10 मरतबा इसने लिपस्टिक लगाया और एक मरतबा भी सही ना लगा, लेकिन इसे कोशिश करना नहीं छोड़ा। वो तब तक लगाती रही जब तक सही नहीं लगा, और 20 मिनट की मशक्कत के बाद बहरहाल इसने कुछ ढंग से लिपस्टिक लगा ही ली। इसे बिल्कुल परफेक्ट तो खैर अब भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर थी। इसने नीले रंग की फ्रॉक पहन रखी थी। नीला रंग का इसका पसंदीदा रंग था, इसलिए इसने इसकी पसंद से ही खुद को तैयार कर लिया। 10 मरतबा इसने लिपस्टिक लगाया और एक मरतबा भी सही नहीं लगा, लेकिन इसने कोशिश करना नहीं छोड़ा।
और फिर मेकअप के बाद किचन में आई आलू कीमे के साथ-साथ इसने मीठे में खीर बनाई। वहाँ तो वो सिर्फ़ सालन बनाती थी और रोटियाँ, बस इसके अलावा वहाँ कोई दूसरे लज़्ज़मात नहीं होते थे, लेकिन यहाँ तो 15 तरह के खाने बनते थे। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर अंदर दाखिल हुआ, बैग इसने सोफ़े पर रख दिया और खाना जो वो होटल से अपने लिए लाया था, वो भी इसने वहीं रख दिया और खुद भी गिरने के अंदाज़ में सोए बैठ गया। इसे नागवारी से उधर देखा, वो इसे नज़र आ ही गई। इसे देख के एक पल के लिए वो इससे नज़रें नहीं हटा सका। इसने जो अजीबो-गरीब मेकअप कर रखा था, इससे वो खूबसूरत तो क्या खाक लगती उल्टा जुबा बन चुकी थी। इसका ये मेकअप देखकर इसके लिए हँसी ज़ब्त करना मुश्किल हो गया। तो वो पागल लड़की से पटाने के लिए सब चीज़ों पे उतर आई है, मगर वो जो कर ले वो इसे कभी नहीं कबूल करेगा। वो अब इसका बैग उठाने लगी तो वो मुँह दूसरी तरफ करके खामोश बैठ गया। वो बैग उठा के जाने जाने कहाँ ले गई, जबकि वो फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में आ गया। जब वो नीचे खाने के लिए गया, तब तक वो खाना मेज़ पर सजा चुकी थी। वो एक कुर्सी खींच कर बैठ गया, जबकि वो वहीं खड़ी इसे देख रही थी। खाना खाया तुमने? किसी भी जज़्बात से आरिस ने संजीदा लहजे में इससे पूछा। नहीं नहीं, आप खा लें जी, हम बाद में खा लेंगे, इसने शर्माते हुए कहा। वो समझ नहीं सका इसमें शर्माने वाली बात कौन-सी थी। तो बैठो खाना खाओ, उसने अपनी प्लेट में सलाद डालते हुए कहा। जी वो हम, इसकी इस जी में हैरत कम और इनकार ज़्यादा थी। हाँ, तुम और कोई नज़र आ रहा है इस घर में? इस बार वो इसकी तरफ देखते हुए बोला। हमारे गाँव में रिवाज है, पहले शौहर खाना खा ले, इसके बाद बीवी इसका बचा हुआ खाना खाती। इसने सादगी से कहा, जबकि वो हैरान भी था और खुद के शौहर कहे जाने पर थोड़ा गुस्सा भी था, लेकिन इसने मज़ीद इसरार नहीं किया। वो कुछ देर खड़ी से देखती रही, फिर वहाँ से चली गई, लेकिन वो जानता था वो जहाँ कहीं भी गई है इसे ही देख रही होगी। क्या मुसीबत है? वो नवाला मुँह में रखते हुए बड़बड़ाई। इसने पहली बार खाने की टेबल पर निगाह दौड़ाई। आजकल की निस्बत बहुत डिशेस बनाई गई थी। आलू कीमा इसका पसंदीदा था, लेकिन चूंकि ये इसने बनाया था इसलिए वो खाना नहीं चाहता था। कल रात इसके हाथ की बनी बिरयानी खा के इसने तराफ़ किया था। वो वाकई खाना बहुत अच्छा बनाती है और अब कीमे की भी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। वो खाना भी चाहता था और नहीं भी खाना चाहता था। इसने चोर निगाहों से उधर देखा। जब इससे वो नज़र न आई तो बच्चों की तरह चोरी करते हुए इसने थोड़ा कीमा अपनी प्लेट में डाला और फिर डूंगे के ऊपर वैसे ही ढक्कन रख दिया। ये ज़ाहिर करने के लिए कि इसने कीमे को हाथ तक नहीं लगाया। पहला नवाला मुँह में रखते इससे एक खुशगवार एहसास हुआ। होटल के खानों में वो ज़ायक़ा कभी नहीं आ सकता जो घर के बनाए खानों में होता है। और एक मर्द चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना खाना बनाता हो, लेकिन एक औरत से अच्छा खाना वो कभी नहीं बना सकता। वो खुद हमेशा टीवी पर रेसिपीज़ देख देख कर मुख्तलिफ पकवान बनाता था। इसने खुद कीमा भी कई बार बनाए, लेकिन इसमें ये ज़ायक़ा कभी नहीं था जो इसके बनाए हुए कीमे में था। खाने से फारिग होकर वो सोफ़े पर बैठकर टीवी देखने लगा। अभी वो सोच रहा था कि अपने लिए चाय बनाए, लेकिन इसकी सोच से पहले वो इसके लिए चाय लिए इसके सर पर खड़ी थी। अब वो चाय इसकी तरफ बढ़ा रही थी। इसने चाय का कप इसके हाथों से ले लिया, हालांकि इसका कप लेने का कोई इरादा नहीं था। फिर भी पता नहीं क्यों उसने कप थाम लिया और अब जब कप इसके हाथों में था तो मतलब इसे चाय भी पीनी थी। वो भी इसके बराबर रखे सोफे पर बैठ गई। इसका इस तरह बैठने से बहुत बुरा लगा, लेकिन वो इसे कुछ कह भी नहीं सकता था। ये क्या है जी? इसने टीवी की तरफ इशारा किया। टीवी है, इसने चाय का सिप लेते हुए जिंदगी से कहा। ये टीवी करंट तो नहीं मारता जी? नहीं, अगर इसे इंसानों की तरह ऑन किया जाए तो। वो नागौरे से बोला। ये किधर से ऑन होता है जी? इसने एक और सवाल किया। उस बड़े वाले बटन से इसने टीवी के बटन की तरफ इशारा किया। चाय पीते हुए इसने महसूस किया वो खाने की तरह चाय भी ज़बरदस्त बनाती है। और ये क्या है जी? अब इसका इशारा रिमोट की तरफ था। ये रिमोट है। वो शदीद कोफत में मुब्तला हो चुका था। ये रिटोट कैसे चलता है जी? इसने मासूमियत से एक और सवाल किया। इसके रिमोट को रिटोट कहने पर बेसाख्ता इसके होंठों पर तबस्सुम फैल गई थी। इससे आवाज़ कम और ज़्यादा होता है और ये बटन चैनल तब्दील करता है। वो रिमोट उठाकर इसे किसी छोटे बच्चे के अंदाज में समझा रहा था। ये चैनल क्या होता है जी? इसका दिल चाहा रिमोट अपने सर पर दे मारे। चैनल मतलब ये फ़ोटो तब्दील होते हैं। अब की बार वो ज़रा गुस्से से बोला। अच्छा जी, आप कितने पढ़े हो? अब इसकी ज़ाती ज़िंदगी पर सवाल किया गया। MBA किया हुआ है मैंने। वो तंग कर बोला। ये कितना होता है जी? और वो ये क्यों भूल गया कि इसकी ज़ौजा मोहतरमा पढ़ी लिखी नहीं है। 16 जमातें। इसने एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर कहा, लेकिन इसने सवालात का सिलसिला जारी रखा। आप कहाँ से पढ़े हो जी? लंदन से। इसने चाय का घूंट भरकर कहा, लेकिन अगला सवाल सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब था। लंदन कौन से सूबे में है? इस सवाल पर इसने घूरकर मुखातिब को देखा। लंदन लंदन यहाँ नहीं, लंदन जहाज़ पे जाते हैं, वो बहुत दूर है। वो एक-एक लफ्ज़ खींचकर बोला। जहाँ दादी गई हैं जी। अब वो चाय ख़त्म कर चुका था। हाँ, इसने मज़ीद सवालात से बचने के लिए सरासर झूठ बोला, लेकिन इसने सवालात का सिलसिला मुंतक़िल नहीं किया। आप गाड़ी खुद चलाते हो? ये पता नहीं क्या सोचकर इसने ये सवाल किया। जी हाँ। आपको गाड़ी चलाना आता है जी? इसने एक बार फिर हमाकत से फिर भरपूर सवाल किया। ज़ाहिर है मैं अगर गाड़ी चलाकर ऑफिस जाता हूँ तो मुझे गाड़ी चलाना आता है। अब की बार वो तेज़ आवाज़ में बोला और वो शायद इसके जवाब से ज़्यादा इसके लहजे से घबरा गई थी। तब वो कप उठाकर किचन में चली गई। इसने एक बार फिर टीवी देखने की कोशिश की, लेकिन अब वो टीवी नहीं देख पा रहा था। इसका दिमाग कहीं और था।
इससे उलझन थी टीवी पे, इससे सिर्फ तस्वीरें नजर आ रही थी, आवाज़ वो सुन नहीं पा रहा था। इसे अचानक क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो वो बिल्कुल ठीक था, जब वो यहाँ बैठी थी तो इसका दिल चाहा वो यहाँ से चली जाए ताकि वो टीवी देख सके, और अब वो चली गई तो इसका टीवी देखने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। टीवी बंद करके वो अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। सुबह सुबह उठकर इसने नमाज कुरान पाक की तिलावत के बाद नाश्ता बनाया। वो अभी तक गहरी नींद में था। वो काफ़ी देर तक इसके चेहरे को देखती रही। वो इस वक्त नींद में शायद दुनिया से बेखबर, बहुत मासूम लग रहा था। इस पर से नजरें हटा के इसने अलमारी से इसके कपड़े निकाले और वो डिस्टर्ब ना हो इसलिए इसने इस्त्री करने के दूसरे कमरे में ले गई। कल सुबह तो जनाब ने इसकी इस्त्री की हुई शर्ट नहीं पहनी, लेकिन आज वो इसके सारे शर्ट निकाल लाई थी। वो कोई ना कोई शर्ट तो ज़रूर पहनेगा। अगर वो ज़िद्दी है तो इससे राय रास्ता पर लाने के लिए वो भी ज़िद्दी बन जाएगी। इसका वो शोहर मोहतरम इसकी इस्त्री की हुई शर्ट नहीं पहनता, इसकी बनाई हुई बिरयानी नहीं खाता, लेकिन रात को 2 बजे बिरयानी बड़े शौक से खाई जाती है। इससे नज़रें बचा बचा कर कीमा अपनी प्लेट में डाल ला जाता है। इसके हाथों की चाय पी जाती है। कब तक बचेंगे आप शहरी बाबू? वो इस्त्री करते हुए सोच रही थी। इसके सारे के सारे कपड़े इस्त्री करने के बाद वो इन्हें वापस अलमारी में रखा ही वो बेदार हो चुका था, क्योंकि वॉशरूम से आवाज़ आ रही थी। वो नीचे किचन में इसके लिए नाश्ता लगाने चली गई। वॉशरूम से निकल के इसने अलमारी खोली और एक शर्ट निकाल कर पहनने लगा। तब इसे एहसास हुआ ये इस लड़की ने इस्त्री की है। इसने एक और शर्ट निकाली, वो भी इस्त्री शुदा मिली, फिर तीसरी चौथी। हालांकि इसके सारे कपड़े इस्त्री हो चुके थे। इसे थोड़ा गुस्सा भी आया और हैरत भी होने हुई, जाने कब उठकर इसने ये सारे कपड़े इस्त्री किए। लेकिन वो भी एक नंबर का जिद्दी था। इसने वही पुरानी शर्ट पहन ली जो इसने कल से पहनी हुई थी। वो जब सीढ़ियाँ उतर के नीचे जा रहा था, उसने देखा वो इसे गौर से देख रही है, और ना सिर्फ देख रही है बल्कि मुस्कुराहट जब्त करने के लिए मुंह पे हाथ रखे हुए है। वो कतई तौर पर इसे नजरअंदाज करता हुआ खाने के टेबल पर जाकर बैठ के वो अंदर से इसके लिए नाश्ता लिए। आज इसने खुद नाश्ता नहीं बनाया। जब इसके हाथ की बनी बिरयानी वो खा सकता है, चाय पी सकता है, तो नाश्ता क्यों नहीं? वो नाश्ता रखकर अंदर चली गई थी, जबकि वो आराम से नाश्ता करने लगा। नाश्ते के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया। जबकि वो टेबल पर से बस बर्तन समेटने लगी। सारे काम मुकम्मल करने के बाद इसे डरते डरते टीवी ऑन किया। टीवी खूबसूरत तस्वीरें देखकर वो वही सोफे पर बैठ गई। कोई गानों का चैनल लगा था। वो हैरान होकर पूरी तरह टीवी पर मतवज्जो थी। वो हीरो हीरोइन को बहू और खूब बेहुदा डांस करते देखकर इन्हें दिल ही दिल में मलामत कर रही थी और काफ़ी शर्मा भी रही थी। हालांकि घर में इस वक्त तो कोई भी नहीं था, फिर भी वो बार बार इधर उधर देख रही थी। कल इफ्राहिम ने इसे जो चैनल बदलना सिखाया तो इन्हीं बटनों को दबाते हुए मुख्तलिफ चैनल तब्दील करती रही। अचानक फ़ोन की घंटी पूरे घर में गूंज उठी थी। इसे हैरान होकर पीछे देखा और नजरअंदाज कर दिया। टर्न टर्न एक बार फिर घंटी सुनाई दी। इस बार वो बतख कर सोफे से खड़ी हो गई। घबराहट के मारे से पसीना आ गया। वो समझ ना सकी ये टर्न की आवाज़ कहाँ से आ रही है। कहीं कोई जिन भूत तो नहीं इस घर में? वो डरते डरते इधर देख रही थी। घंटी एक बार फिर सुनाई दी। अब की बार वो चीख मार के पीछे हटी। घंटी मुसलसल बजती जा रही थी। इसने आवाज़ का ताक़ुब करने की कोशिश की। तब इसे पता चला कि ये घंटी की आवाज़ इसे छोटे से डब्बे से आ रही है। कुछ सोचने पे इसे याद आया कि ऐसा ही एक डब्बा इसकी सहेली नजमा के घर भी था, जिससे इसे वो अपने अब्बू जो सऊदी अरब में थे इनसे बात करती। लेकिन इससे बात कैसे कैसे होती है वो सोच रही थी, जबकि घंटी बजी जा रही थी। जिसने दूरदर्पा का वेद करते उसे छोटी चीज़ को उठा ही लिया जो उसके ऊपर रखा था। तब इसे आवाज़ सुनाई दी, हेलो हेलो, कोई है, बात करो। वो इसकी आवाज़ पहचान गई। इफ्राहिम की आवाज़ थी। जी आप? वो इसने कुछ कहना चाहा, जबकि वो इसकी बात काट कर बोला, सुनो, शाम को मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं। होटलों का खाना वो नहीं खाते। अगर तुम बना सको। जी हाँ, बना देंगे। वो जल्दी बोली, ठीक है, मैं अभी जल्दी आ जाऊँगा। जो सामान ख़त्म हो चुका है वो बताओ, मैं आते वक्त ले लूँगा। इसने सामान जो ख़त्म हो गया था वैसे बताया, और आखिर में जब वो पूछने लगा बस और तो कुछ नहीं, तब वो बोली, जी वो ये टीवी बंद कैसे होता है? इसने चला तो लिया, अब इसे बंद करने का नहीं पता था। कल भी इसने नहीं पूछा था। इसी बटन से जिससे तुमने ऑन किया था, इसने ज़िंदगी से कहकर फ़ोन कट कर दिया। इसने भी वो चीज़ दोबारा अपनी जगह पर रख दी। इसे ऐसे वैसे तो इसकी आवाज़ हमेशा से पसंद थी, लेकिन फ़ोन पर इसकी आवाज़ इसे हमेशा से भी ज़्यादा अच्छी लगती थी, और इसका इस तरह से खाना बनाने का कहना, ये बात भी इसे अच्छी लगी। टीवी बंद करके वो सीधा किचन में घुस गई। वो सामान चेक करने लगी और अपनी ज़रूरत की तमाम अशिया अलग कर ले। कोई मेहमान पहली बार घर आ रहा था, इसलिए वो कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहती थी। इसने बहुत सामान इस्तेमाल करके अलहदा कर रखा था। इसे मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई दी। इस सारे काम छोड़कर वो नमाज अदा करने अपने कमरे में चली गई। वो नमाज को अपनी हर ज़रूरी से ज़रूरी काम पर तरजीह देती। इसके मामू ने बचपन में ही इसे एक बात सिखाई थी, जो इसने अपनी गांड बांध कर महफूज कर ली। हम इंसान भी बहुत अजीब होते हैं, कामयाबी को हर जगह ढूंढते हैं। हालांकि हमें दिन में 10 बार आवाज़ आती है, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हम इस आवाज़ को हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। हम अपने 24 घंटों पर मुश्तमिल तवील दिन में सिर्फ 1 घंटा भी खुदा को नहीं दे सकते, जो हमें इतना कुछ देता है। वो हमें नमाज की तरफ बुलाता है, हम इनकार कर देते हैं, और इसकी रहमत तो देखो, वो फिर भी हमें खाना देता है, हमारी ज़रूरत पूरी करता है। अगर वो हमसे कहे कि आज तो आपने नमाज नहीं पढ़ी, आज आपको खाना क्यों दूँ? लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी किताब में 99 नामों से एक नाम रहमान भी है।
ये बात इसे इसके मामू ने इस अंदाज में समझाई कि वो दोबारा कभी अपना कोई नमाज नहीं छोड़ सकी और जो भी काम कर रही होती अजान की आवाज़ सुनकर वो काम अधूरा छोड़कर नमाज अदा करने जाती। नमाज अदा करके वो एक बार फिर किचन में आई। वो अलमारी में से खूबसूरत बर्तन भी निकालने लगी। अपनी तरफ से वो जितना समझ सकती थी इतना करने लगी। इससे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई थी। वो किचन से बाहर निकल आई। इब्राहिम बैग उठाए अंदर दाखिल हुए। उसने बताया था कि वो जल्दी आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये इसने नहीं सोचा था। वो किचन में इसके लिए एक गिलास पानी ले आई। इसने एक नज़र पानी को और फिर पानी को और एक नज़र इसे देखा और पानी पी लिया। वो खाली गिलास लेकर जब वापस पढ़ने लगे तो उसने आवाज़ देकर इसे सोफे पर बैठने को कहा। वो झिझकते हुए बहरहाल बैठ ही गई। सुनो, मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त शाम को खाने पे आएंगे। वो लोग 10-12 के करीब होंगे। मैं नहीं चाहता इन लोगों के सामने हमारी शादीशुदा ज़िंदगी के गलत असरात पड़े, इसलिए मैं चाहता तुम अच्छे से तैयार हो जाना। कपड़े भी मैं ला दूंगा। और एक बात, नीले रंग के कपड़ों के साथ काले रंग की आई शेड कोई नहीं लगाता, ओके? वो गौर से इसकी बात सुन रही थी और वो इसे कल के मेकअप की बात जता रहा था। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें ब्यूटी पार्लर लेकर जाऊंगा, वहीं से तैयार हो जाना। अभी इनके आने में काफ़ी वक्त है। जी कौन सा कॉलर? कॉलर नहीं, ब्यूटी पार्लर। इसने एक एक लफ्ज़ अलग अलग करके इसे समझाने की कोशिश की। ब्यूटी पार्लर जी, इसने सवालिया अंदाज में पूछा जबकि इसने जोर से अपने माथे पर हाथ मारा। बीटी नहीं, ब्यूटी। अच्छा छोड़ो इस बात को, तुम इन लोगों के सामने कोई बात नहीं करोगी, ओके? अगर तुम बात करोगी तो इन्हें पता चल जाएगा कि तुम अनपढ़ हो। सलाम दुआ के अलावा और कोई भी बात नहीं करोगी तुम। और सलाम दुआ भी मध्यम आस्ता आवाज़ में करना, वैसे नहीं जैसे फ़ोन पर चला चला कर बात कर रही थी। कोई बहरा नहीं होता, ओके? इसने अपनी गर्दन हिलाई। और इतने लोगों का खाना बना लोगी? जी हाँ, बना लेंगे। ठीक है, तुम अभी से तैयारी शुरू करो क्योंकि वक्त बहुत कम है और बाद में ब्यूटी पार्लर भी जाना है, ओके? वो हुक्म सादर करके कमरे में फ्रेश होने चला गया। वो भागते हुए किचन में चली गई। इसके बाद जनाब के कहे हुए किसी बात को भी सोचने का वक़्त नहीं था। जल्दी वो हाथ चलाने लगी। इस वक्त मगरिब की अज़ान हो रही थी जब वो किचन से बामुश्किल फारिग हुई। कई किस्म के खाने वो बना चुकी थी। मीठे में भी बहुत कुछ बनाया था इसने। खाना अच्छा है या बुरा ये फैसला वो नहीं कर सकती थी। इसी फैसले का हक इन मेहमानों का था। इसने तो अपने गाँव के मुताबिक सारे खाने बनाए, लेकिन साथ ही साथ वो डर भी रही थी पता नहीं इन लोगों को खाना पसंद आएगा भी या नहीं। वहाँ की बात अलग थी। वहाँ गाँव में तो सभी इसके हाथों की बनी खानों की तारीफ़ें करते थे और आस-पास के पड़ोसी तो इससे फरमाइश करके मुख्तलिफ पकवान बनाते थे। लेकिन ये शहर है, यहाँ की तर्ज़ ज़िंदगी मुख्तलिफ है। यहाँ गाँव के देसी खानों को पसंद नहीं किया जाता होगा। मगरिब की नमाज़ अदा करके वो एक बार फिर किचन में आए। वो सब चीज़ों का जायज़ा लेने किचन में आ गया। अब वो इससे एक-एक चीज़ के बारे में पूछ रहा था और साथ-साथ ही अपनी राय के साथ-साथ इससे कुछ खुसूसी नसीहतें भी कर रहा था। अच्छा, खाना तो बन गया, अब चलो ब्यूटी पार्लर ने बिरयानी टेस्ट करके कहा। जी अच्छा, हम तैयार होकर आते हैं। मोहतरमा, आप तैयार होने के लिए ही ब्यूटी पार्लर जा रही हैं? चलो थोड़ी देर में वो लोग आ जाएंगे, देर हो रही है। वो किचन से बाहर निकल के जबकि वो भी इसके पीछे पीछे पोर्च में आ गई। वो इसके लिए कार का दरवाज़ा खोल चुका था। वो बैठ गई। वो ज़िंदगी में पहली बार कार में बैठ रही थी, इसलिए नहीं जानती थी कि कार में बैठने के क्या तरीके कार होते हैं और वो थोड़ा डर भी रही थी। इसने बैक व्यू मिरर से इसे देखा और गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर ले आया। वो दोनों हाथों से सीट काबू करके बैठी हुई थी जबकि वो इसकी हरकत को नोट कर चुका था। मिस बानी साहिबा, ये कार है, मोटरसाइकिल नहीं। आप अगर हाथ छोड़कर भी बैठेंगी तब भी नहीं गिरेंगी। इसने तंज़ीह लहजे में से मुखातिब किया। इसने डरते डरते हाथ छोड़ दिया। आपको गाड़ी चलाना अच्छे से आता है ना जी? इसने घबराते हुए पूछा जबकि वो बेख्तियार मुस्कुरा दिए। नहीं, मुझे तो नहीं आता गाड़ी चलाना। इस वक्त गाड़ी को एक फरिश्ता चला रहा है। क्या पता कब ये किसी बड़े ट्रक से टकरा जाए और आप ब्यूटी पार्लर की जगह ऊपर पहुंच जाए, इसलिए दुरूद का विर्द जारी रखिए। इसने तो यूं ही मजाक किया था जबकि वो सचमुच में दुरूद पढ़ने लगी। पता नहीं कहाँ से पकड़ कर लाई हैं दादी स अनमोल तोहफे को। इसने दिली दिल में सोचा और गाड़ी पार्लर के सामने रोक दी। पहले वो खुद गाड़ी से नीचे उतरा और इसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। वो भी होंठ हिलाती नीचे उतरी। वो इसकी तलकीद में चलती हुई अंदर दाखिल हुई। इतने आलीशान, इतने खूबसूरत फूलों से सजी इस पार्लर को देखकर हैरान रह गई। वो घूर घूर कर मेकअप करवाती लड़कियों को देख रही थी। कितनी पुरतमाद और बोल्ड लड़कियां थी जो अंग्रेजी में बात कर रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। इसे रक्श महसूस हुआ इन सभी लड़कियों पर जो इतनी खूबसूरत थी, इतनी पुरइत्तेमाद, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती थी। इन सब के शौहर तो इन्हें बहुत पसंद करते होंगे। इसने दिल ही दिल में सोचा, काश मैं भी इन सब में से एक होती, मैं भी इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकती। मैंने भी किसी बड़े इदारे से कोई बड़ी डिग्री हासिल की होती तो इफ्राहिम मुझे पसंद करता। इन मॉडर्न लड़कियों को देखकर बेख्तियार इसके दिल में एक अजीब गरीब ख्वाहिश पैदा हुई। इसने गर्दन मोड़ के इफ्राहिम को देखा जो इस पार्लर वाली से कुछ इंग्लिश में कोई बात कर रहा था। कितना खूबसूरत लग रहा था इफ्राहिम इस वक्त इसके साथ। तो इन सब में मौजूद कोई लड़की खूबसूरत लगती, इस जैसी अनपढ़ जाहिल देहाती हरगिज नहीं। सुनो, मैं जा रहा हूँ, 1 घंटे के बाद तुम्हें लेने आऊँगा। यही
अंदर इस कुर्सी पर बैठ के मेरा इंतजार करना, कहीं बाहर मत निकल जाना। ओके, इसने निगाहों से इसकी तरफ देखा, इसने इस बात में गर्दन हिलाई और वो मुतमिन होकर चला गया। फिर वो लड़की जिससे अभी थोड़ी देर पहले वो बात कर रहा था, वो इसे एक दूसरे कमरे में ले गई। इस कमरे में हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी। इस लड़की ने इसे एक कुर्सी पर बैठा दी। इसने आईने में खुद को देखा तो बेख्तियार आंखें बंद कर दी। इसे नहीं पता वो लड़की इसके साथ क्या क्या करती रही। कभी इसके बालों पे कोई मशीन चलाती तो कभी रुखसार पर कोई क्रीम लगाती तो कभी आंखों पे। इसके लिए ये सब नया था। इसकी नज़र में मेकअप, लिपस्टिक और आई शेड तक ही महदूद था, लेकिन वो बेवकूफ़ थी। आई शेड और लिपस्टिक तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो और भी कई तरह का मेकअप होता था। 1 घंटे बाद जब वो मुकम्मल तौर पर तैयार हुई तो आईने को देखकर साकत रह गई। वो इतनी खूबसूरत भी लग सकती, ये बात इससे पहले कभी मालूम नहीं थी। वो बस आईने में खुद को देखती रही। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि आईने में खड़ी वो हसीन और जमील लड़की कोई और नहीं, वो खुद है। मेकअप से इसका खूबसूरत चेहरा निखर आया था। काले रंग की रेशमी फ्रॉक के साथ वो किसी परिस्तान की परी लग रही थी। ऐसी खूबसूरत लड़कियां तो वो टीवी में देखा करती थी। वो बेयकीनी के साथ अपने हाथों को अपने गालों को छू कर देख रही थी। थोड़ी ही देर पहले इन सब लड़कियों पर रश्क कर रही थी, अब मेकअप करके वो इन सब से अच्छी लग रही थी। अब इसे इफ्राहिम के साथ चलने में कोई शर्म नहीं थी। इसे डर था कि कहीं इसे अपने आप की ही नजर न लग जाए। इसके दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि एक बार इफ्राहिम इसे देख ले, तब इसे पता चले कि इसकी बानी कितनी खूबसूरत है। वो तो नजरें ही नहीं हटा सकेगा। थोड़ी देर बाद इस लड़की ने आके तला दी कि इसका शौहर आ चुका है। वो आराम से चलते हुए बाहर आए तो इफ्राहिम इसे देखकर जैसे सांस लेना भूल गया हो। वो यकटक इसे देखे जा रहा था। इसकी धड़कने की रफ्तार बेतरतीब होने लगी। इसने भी शर्मा कर निगाहें नीचे कर रखी थी। बहुत देर बाद वो खुद को संभालने में कामयाब हुआ। चले, इसने अपने कदम आगे बढ़ाए। अब वो इसके साथ चलती हुई कोई शर्म महसूस नहीं कर रही थी। नाइस कपल। पीछे से एक लड़की की आवाज आई। इसकी बात का मतलब वो तो ना समझ सके, अलबत्ता इफ्राहिम ने मुस्कुराते हुए इसे कुछ जवाब दिया। वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। वो भी बैठ चुकी थी। इसने कार स्टार्ट करके घर के रास्ते की तरफ मोड़ दी। वो बार बार बैक मिरर से इसे देख रहा था। इसे देखकर इसका दिल नहीं भर रहा था। आज वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। क्या यार दिमाग खराब है? इस देहाती जाहिल को क्यों घूर घूर कर देख रहे हो? माना कि वो खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती ही तो सब कुछ नहीं हुआ करती। ये लड़की वो नहीं है जिसके साथ उन्हें अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी। जिस लड़की को टीवी ऑन करना ना आता हो, वो इसके साथ कैसे सारी जिंदगी रह सकती है? ये सिर्फ एक समझौता है, बस और कुछ नहीं। इसने खुद को मलामत की, लेकिन ये सब सोचने के बावजूद भी वो बार बार बैक व्यू मिरर से इसे देखता रहा, जबकि वो इसे बेनियाज सड़क पर चलती गाड़ी को देखती रही। घर पहुंचकर वो सीधा किचन में घुस गई। जो थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया था वो करने में, मेहमानों के आने में अभी थोड़ा वक्त बाकी था। किचन से मुतमिन होकर निकलने के बाद वो डाइनिंग टेबल पर आई। वहाँ की सफाई के साथ साथ इसने फूल भी टेबल पर रख दिया। अगर इससे ज्यादा नहीं भी मालूम था तो अपने अंदाजे के मुताबिक कुछ ना कुछ तो वो कर रही थी। इसने एक सरसरी सी निगाह सोफे पर बैठी इफ्राहिम पर डाली। वो थके हुए लग रहे थे। वो कुछ सोचकर किचन में गई और गर्मा गर्म ताज़ा चाय बनाकर इसने टेबल पर जाकर रख दी। चाय रखने की आवाज़ पर इसने अपनी बंद आंखें खोली। इसका इस वक्त चाय पीने का मूड लग रहा था, लेकिन ये बात इसे कैसे पता चली, इस बात पे वो थोड़ा सा हैरान जरूर था। कुछ ही देर में इसके ऑफिस के सारे दोस्त आ गए थे। वो सबसे गर्मजोशी से मिला और साथ ही साथ अपनी नई नवेली दुल्हन साहिबा को भी देख रहा था, कहीं वो कोई गलती ना कर दे। वो उसकी नसीहत के मुताबिक सिर्फ सलाम दुआ की हद तक की बात कर रही थी। सारे मेहमान, जो 3 स्टाइलिश लड़कियां थी, वो बड़े अच्छे तरीके से इसका जायजा ले रही थी, या फिर शायद ये देख रही थी कि इसमें ऐसी क्या बात है जो इफ्राहिम साहब ने हम जैसी लड़की को नजरअंदाज कर दिया। अरे यार, कमाल की बीवी ढूंढ कर लाए हो, कौन सी हसीन वादी से पकड़ लाए हो इस परी को? इसके एक दोस्त ने जो कुछ ज्यादा ही शौक मज़ा था, इसने कमेंट पास किया। और इसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि ज़रा फासले पर खड़ी लड़कियों को भी सुनाई दी, और सब कह के लगाने लगी। वो अपनी तारीफ पे जम गई। अरे अरे, इस मोहतरमा को देखो कैसे देहाती लड़कियों की तरह शमा रही। इसके पास खड़ी एक लड़की बोली। से डर लगने लगा इसके सारे दोस्तों में से कोई ये ना जान ले कि इसकी बीवी एक अनपढ़ देहाती है। अच्छा, ये बातें तो होती रहेंगी, पहले कुछ पेट पूजा हो जाए। इफ्राहिम ने सुहाने गांव से सबके चेहरे पे डाली, जिनका जवाब मुस्बत में था। अरे यार इफ्राहिम, यकीन नहीं आता शहर में रहकर तुम्हारी बीवी इतना अच्छा खाना बनाती है। इसके एक दोस्त ने खाना खाते हुए तस्वरा किया। वो तो इसके हाथ के बने खानों का जायका अच्छे से जानता था, लेकिन इसके दोस्त पहली बार खा रहे थे। पहली बार तो इसे भी हैरत हुई कि बिरयानी खाकर, क्योंकि इतनी जायकादार बिरयानी इसने कभी नहीं खाई थी। हाय, एक हमारी बीवियां हैं जिन्हें मेकअप से ही फुर्सत नहीं मिलता, दूसरा दोस्त ने दहाई दी। जबकि वो दोस्तों की गुफ्तगू से ज्यादा से देख रहा था। वो लड़कियां सरगोशी में पता नहीं कुरेद कुरेद कर इससे क्या पूछ रही, जबकि वो बोल कम और सुन ज्यादा रही थी। ये मशा भी खुद इसने इसे दिया था। भाभी, मुझे इस टेस्टी बिरयानी की रेसिपी जरूर दे दीजिएगा। जाते वक्त वो हैरानी से इसे मुखातिब करके देख रही थी। वो समझ नहीं सकी वो कौन सी पीस मांग रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारी मिसेज आपको बिरयानी बनाने की तकरीब ज़रूर देगी। इफ्राहिम ने बात संभाल कर कहा, और वो समझ गई। और खाने के दौरान ऐसे छोटे मोटे मसले पैदा होते रहे
जी नहीं, वो बड़े आराम से एक खूबसूरत अंदाज में संभालता रहा। खाने के बाद चाय का दौर चला। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठकर हल्की-फुल्की गुफ्तगू के साथ-साथ चाय का भी मज़ा ले रहे थे। वो खामोश ज़रूर थी, लेकिन अपने किसी भी एंगल से इसने ये ज़ाहिर नहीं होने दिया कि वो इन सब पढ़ी-लिखी लड़कियों से मुख्तलिफ, वो एक छोटे गाँव से आई एक अनपढ़ लड़की है, वो भी ख़ास तौर पर इस पर नज़रें जमाए बैठा था। हालाँकि इसके एक दोस्त ने इसकी ये चोरी पकड़ भी ली थी। चलता है सब शुरू-शुरू के दिनों में हम भी ऐसे ही किया करते थे। हम भी अपनी बेगमात को बेपनाह चाहते थे, लेकिन अब सिर्फ पनाह चाहते हैं। वो इसके पास सोफे पर बैठा हुआ था। उसने सरगोशी के अंदाज में कहा, इसलिए कोई और नहीं सोच सका। वो बजाय मुस्कुरा दी। मेहमानों के चले जाने के बाद वो किचन में चली गई। बहुत काम बाकी पड़ा था। इसने सारे बर्तन समेटे और किचन में बिखरी-बिखरी चीज़ें समेटने लगी। वो बाहर टीवी लॉन्च पर बैठा बिना दिलचस्पी से चैनल तब्दील कर रहा था। उसने महसूस किया कि इसकी निगाहें टीवी पर बिल्कुल नहीं, पता नहीं कहाँ है। वो कई मर्तबा किचन में भी झाँक कर देख चुका था। वहाँ से बर्तन खटकने की आवाज़ें आ रही थी। शुक्र है दादी की बहू ने इसके दोस्तों के सामने कुछ तो लाज रखी, नहीं तो वो तो बहुत डर रहा था। पता नहीं क्या होगा, कैसी हरकतें करेगी वो। अचानक इसके दोस्तों ने नई शादी की खुशी में इससे ट्रीट की फरमाइश कर दी और इसने पता नहीं कैसे हाँ कर दी। वो टीवी देख देख कर बेजार हो चुका था। इसके कदम बेख्तियार इसी कैफियत में किचन की तरफ बढ़ने लगे। इससे किचन के दरवाजे पर देख कर इसने बर्तन धोना रोक कर गुस्से से देखा। जी कुछ चाहिए आपको? इसने इस लड़की को की आवाज़ सुनी। वो हाँ या ना कुछ नहीं बोल सका। क्या बोलता है इससे खुद भी नहीं पता था। वो किचन में क्यों चला आया? वो अभी तो टीवी देख रहा था, फिर जाने क्या सोचकर वो किचन में चला आया। वो ज़हनी तौर पर गायब था कहीं। बाज़ औक़ात इंसान का अपने ज़हन पे भी इख्तियार नहीं रहता। इसने एक नज़र इस लड़की को देखा जो शायद इसके किसी जवाब की मुंतज़िर थी, जो अब इसके खुद पास भी नहीं था। तो क्या जवाब देता? वो किचन से बाहर निकल कर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। बड़ी देर के बाद वो किचन के कामों से फ़ारिग हुई तो थकावट के साथ-साथ आँखें नींद से बोझिल होने लगी। वो कमरे में चली गई। वो अभी तक जाग रहा था। लैपटॉप पे कोई काम कर रहा था। शायद वो अपनी बिस्तर वो फर्श पर अपना बिस्तर बनाने लगी। इसकी निगाहें मुसलसल खुद पर महसूस कर सकती थी। आपके लिए चाय लाऊं? जी नहीं, इसने संजीदगी से जवाब दिया। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। जी पता नहीं क्या सोचकर इसने ये कहा, जबकि वो हैरत से देखने लगा। वो कब से इसका चेहरा पढ़ने लगी। नहीं तो मैं क्यों परेशान होऊंगा से नफ़ी की, लेकिन दिल की बात की नफ़ी नहीं कर सका। जब दादी यहाँ नहीं होती तो आप खाना होटल से लाते हो? जी नहीं, खुद बनाता हूँ। उसकी नज़र लैपटॉप पे थी। आप खुद? इसने बेयकीनी से पूछा। हाँ क्यों? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? जी वो हमारे गांव में तो मर्द खाना नहीं बनाते, लेकिन ये गांव नहीं है। गांव और शहर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब वो खौफत में मुब्तला होने लगा था। जी आपने अपनी माँ को देखा है? हाँ, इसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। वो खामोश होगी। अच्छा, तुम्हें खाना बनाना तुम्हारी माँ ने सिखाया है? पता नहीं क्या सोचकर इसने पहली बार इस लड़की से सवाल किया था। जी नहीं जी, हमने तो अपनी अम्मी को देखा भी नहीं। वो हमारे बचपन में ही गुजर गई। खाना बनाना तो हमने खुद सीख लिया। आपको अच्छा लगा हमारे हाथ का खाना? हाँ ठीक ही था, हालांकि उसके खानों का सीर हो चुका था। फिर इसने कोई और सवाल नहीं पूछा और वो चादर ओढ़कर लेट गई। वो भी लैपटॉप रखकर लेट गया। वो छुट्टी का दिन था, इसलिए इससे बेदार होने में कोई जल्दी नहीं थी। वो 10 बजे सोता रहा और 10 बजे के बाद जब इसकी नींद मुकम्मल हो चुकी थी तो वो फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। जब बाहर निकला तो इसकी ब्लैक कलर की शर्ट बेड पर पड़ी हुई थी। मतलब आज इसे ब्लैक शर्ट पहनने को कहा जा रहा है। अब वो इसी की इस्त्रीशुदा कपड़े पहनने लगा था। जब इसके हाथ की बनी चाय पी सकता, खाना खा सकता है, तो कपड़े पहनने में भी कोई हर्ज नहीं था। लेकिन एक बात तो इसे अब तक समझ नहीं आई कि इस लड़की को कैसे पता चल जाता है कि वो किस टाइम बेदार हुआ है। उसी वक्त वो शर्ट बिस्तर पर लाकर रख देती है, या फिर जब इसके सर में दर्द होता है या फिर चाय पीने का मूड होता है तो बिना कहे वो इसके लिए चाय बनाकर ले आती है। हालांकि इसने रवायती शोहरों वाला ऐसा कोई हुक्म नहीं सुनाया, लेकिन वो खुद बिना कहे इसके सारे काम करती और रवायती बीवियों वाले सारे फर्ज निभा रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो इसे कबूल नहीं कर सकता। इसमें वो एतमाद और वो शौर नहीं है जो इसे एक बीवी में चाहिए था। वो खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती ही तो सब कुछ नहीं हुआ करती और ना ही सिर्फ खूबसूरती के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी जाती है। हर इंसान की तरह इसे भी हुस्न मुतासिर करता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि एक इंसान को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ हुस्न ही काफ़ी है। हुस्न के अलावा भी कई चीज़ें इंसान को खूबसूरत बनाती है। कंघी करके वो नीचे चला गया। तब तक वो नाश्ता लगा चुकी थी। नाश्ता करके यूं ही लोर में अखबार लेकर बैठ गया। छुट्टी का दिन था, इसलिए जहन बिल्कुल फ्रेश था। वैसे इसे अखबार पढ़ने की आदत तो नहीं थी, लेकिन यूं ही टाइम पास के अंदाज में वो अखबार के हेडलाइट्स पर नजर दौड़ाने लगा। छुट्टी के दिन इसकी कोई खास मसरूफियत नहीं हुआ करती थी। वो हमेशा छुट्टी का दिन घर पर ही गुजारता था। आम नौजवानों की तरह कोई खास दोस्ती भी नहीं थी। इसने अपना सारा वक्त सारे ख्वाब अपनी होने वाली जीवन साथी के लिए समेट कर रखे थे, लेकिन इसके ख्वाब रेजा रेजा हो चुके थे। दादी के आने में भी एक हफ्ता बाकी था। अचानक अखबार पढ़ते पढ़ते से सास हुआ कि कोई इसे देख रहे। से निगाह उठाकर दाएं बाएं जानिब देखा, लेकिन इसे कोई नजर नहीं आया।
वो एक बार फिर अखबार पढ़ने लगा, लेकिन कुछ लम्हे बाद इसे फिर एहसास हुआ जैसे कोई मुसलसल से देख रहा। आपकी बार इसने दाएं-बाएं देखा और फिर सामने देखा तो उसे पता चला कोई लड़की किचन की खिड़की जो बाहर लॉन की तरफ खुलती है इसे चुपके-चुपके से देख रही है। वो इसकी चोरी पकड़ चुका था और उसे देखकर वो खिड़की से गायब हो गई। इसे कुछ अजीब लगा। 2 दिन पहले जब सुबह के वक़्त वो गहरी नींद में सो रहा था, अचानक एक आवाज़ से इसकी आँख खुली। तब इसने देखा वो लड़की हाथ बाँध कर इसे बड़े गौर से देख रही है। इसे हैरत का झटका लगा। फिर इसने चादर ओढ़ ली और चादर के अंदर से आँखें खोल कर इस लड़की को देखने लगा जो मुसलसल से देखी जा रही थी। इसे नहीं पता था वो भी इसे देख रहा है। अगर इसे पता होता तो वो शायद गड़बड़ा कर बाहर निकल जाती। इससे सुबह वो काफ़ी देर तक इसके बारे में सोचता रहा। आज एक बार फिर वो इससे मुसलसल घूर रही थी। क्या वो हमेशा इसे ऐसे ही घूर कर देखती है जब वो चाय पी रहा होता है या वो खाना खा रहा होता है? लेकिन क्यों इस दिन वो इसके कपड़े इस्त्री करने लगी थी जब अचानक इसे याद आया कि वो दूध की देचकी चूल्हे पर रखकर आई है और वो अब उबलने वाला होगा। वो भागती हुई किचन में गई, चूल्हे का बटन बंद किया और दूध उतार कर साइड पर रख दिया। वो आस्ता-आस्ता चलते हुए कमरे तक आई। कमरे से इसे अजीब बू का एहसास हुआ। इसने इस्त्री की तरफ देखा और ये देखकर जैसे इस पे आसमान गिर गया। वो शर्ट जल चुकी थी। वो भागती हुई इस्त्री तक गई। इसने अपने हाथ माथे पे ज़ोर से हाथ मारा। ये क्या कर दिया मैंने? ये तो इनकी पसंदीदा शर्ट थी, अब क्या हो गया? अल्लाह! अब तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, क्या कहूँगी इनसे, कैसे बताऊँगी? वो तो पहले बहुत नाराज़ रहते हैं, अब इन्हें इस शर्ट का पता चलेगा तो वो और भी नाराज़ होंगे। वो ऑफ़िस से वापस आ गई, लेकिन उसे शर्ट के बारे में ना बता सकी। खाने के वक़्त भी इसे की हिम्मत नहीं हो सकी। रात के सोते वक़्त भी वो इसे बताना चाहती थी, लेकिन हिम्मत ही नहीं पैदा कर पा रही थी। वो इसकी अजीब व गरीब मामूली तब्दीली को नोट कर रहा था। पता नहीं कहाँ गुम थी, किस टेंशन में थी। जब से वो ऑफिस से आया है, इससे वो किसी परेशानी में मुब्तला लगी। खाने के दौरान भी इसने जग के साथ गिलास नहीं रखा और चाय में भी चीनी की जगह नमक डालकर आग इसने इसने तो इसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो कुछ नयापन महसूस ज़रूर कर रहा था, लेकिन वो खुद बता नहीं रही थी और वो तो इससे ज़िंदगी भर नहीं पूछता। सुबह जब वो नाश्ता करके ऑफिस जाने लगा तो वो पीछे से आवाज़ देकर इसने रोक दिया। पीछे से आवाज़ देना ज़रूरी था। मोहतरमा, अब बताओ क्या चाहिए? वो खामोश निगाहें झुकाकर खड़ी थी। शायद कुछ भूल शायद कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अब आप कुछ बोलेंगी या मैं बैठकर आपके बोलने का इंतज़ार करूँ? वैसे भी मुझे ऑफ़िस जाने में तो बिल्कुल भी देर नहीं हो रही। वो तंज के तीर चला रहा था। जी, वो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। उसने होंठों पर ज़ुबान फेर कर कहा। जी, हम वही सुनने के लिए तो खड़े हैं मोहतरमा। वो गलती से आपकी शर्ट इस्त्री करते हुए जल गई। ये कहकर वो फुट-फुट कर रो पड़ी और वो पता नहीं क्या-क्या सोच चुका था कल से और अब पता नहीं रो क्यों रही थी। ओके, ओके, कोई बात नहीं, लेकिन वो आपकी पसंदीदा शर्ट थी। जी, वो नीली वाली। इसने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। कह दिया ना कि कोई बात नहीं, अब ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। इसे इसके आंसू से तकलीफ होने लगी थी। वो जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ा, फिर कुछ सोचकर वापस इसके पास है। तुम तो आसानी से ये बात मुझसे छुपा सकती थी। इतनी सारी शर्ट्स में से मैं अपनी हर शर्ट का तो हिसाब नहीं रखता। फिर तुमने अपनी गलती क्यों बताई? मैंने ज़िंदगी में झूठ कभी नहीं बोला जी। आपसे झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन अपने आप से तो नहीं, और मैं अपनी नज़रों से कभी नहीं गिरना चाहती। और अगर आज मैं झूठ बोलती तो मैं चोरी करती, और चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी, चोरी चोरी है। और चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला ज़िंदगी में कभी ना कभी मुँह के बल ज़रूर गिरता है। इसे हैरत का झटका लगा। पता नहीं कितनी पागल लड़की है। ऐसी लड़की दुनिया में भी होती हैं। लड़कियों की कौन-सी किस्म है ये? बीवियाँ तो बड़ी से बड़ी झूठ बोलकर अपने शौहरों को बेवकूफ़ बनाती हैं। इनसे कई बातें छुपाती हैं। ये एक मामूली शर्ट के लिए इतना छोटा झूठ भी नहीं बोल सकी। वो सारा रास्ता इसी के बारे में सोचता रहा। इस रात वो अपने बिस्तर पर यूँ ही लेटा था जब वो इसके कमरे में आई। इसके हाथों में दूध का एक गिलास था। वो हमेशा रात को सोने से पहले इसके लिए दूध लाना नहीं भूलती थी। वो एक मच्छर की बीवी के रूप में बिल्कुल पूरी उतरती थी। कभी-कभी वो इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता था। इससे जितनी बदतमीज़ी से बात करता या कभी-कभी गुस्से से बात करता तो वो जवाबन खामोश हो जाती। दूसरी बीवियों की तरह लड़ती झगड़ती बिल्कुल भी नहीं थी। लड़ना तो दूर, वो कभी अपनी सफाई भी पेश नहीं करती थी। वो अपने दोस्तों की जब शिकायतें सुनता तो जो वो अपनी-अपनी बीवियों के बारे में करते थे तो हैरान हो जाता कि कौन-सी बीवी सही किस्म की है। एक अनपढ़ जाहिल गाँव की लड़की या वो पढ़ी-लिखी मॉडर्न लड़कियाँ जो अपने शौहरों पर हुकूमत करती हैं, ना खाना बनाना, ना बच्चों को सँभालना, हर वक़्त मेकअप से लदे रहना, हँस-हँस कर हर मर्द से बात करना। इसे इस किस्म की औरतें कुछ अजीब लगती थी, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में एक बहुत मुख्तलिफ लड़की देख रहा था, ऐसी लड़की जो इसने आज तक कभी नहीं देखी थी। एक वो बीवियाँ थी जो शौहर की हर बात पे एतराज़ करती थीं, और एक ये है कि अगर इसे कहा जाए कि रात सफ़ेद है तो ये अपने शौहर की हाँ में लाएगी। ये लड़की तो अपने शौहर को मजाज़े खुदा समझती थी, हर बात मानने वाली, हर काम करने वाली। एक बार इसके ऑफ़िस के एक दोस्त ने इससे पूछा था कि इसे किस किस्म की बीवी चाहिए। वो कोई जवाब नहीं दे सका। इसे अब तक नहीं मालूम था कि बीवियों की भी इकसाम होती है। इसने दूध का गिलास इसके हाथों में थमाया
वो दूध पीते हुए मुसलसल अपनी निगाहों के कसार में लिए हुए था। वो निगाहें झुकाए खड़ी थी। कितनी अजीब लड़की थी, किसी और तो क्या शोहर से निगाहें मिलाते हुए भी शर्माती थी। वो पहली बार इसकी इस अदात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। इस लड़की के साथ रहते हुए इसे 20 दिन हो चुके थे। इन 20 दिनों में इसने नोट किया कि वो लड़की झूठ कभी नहीं बोलती, बिना मकसद, बिना मतलब कोई बात नहीं करती, नमाज पाबंदी से अदा करती। और कई बार इसने सुबह-सुबह इसे कुरान पाक की तिलावत करते भी सुना है। वो अब नीचे फ़र्श पर अपना बिस्तर डालकर सो रही थी। इसने कभी नहीं कहा कि मेरा हक़ अदा करो, बेड पर सोना मेरा हक़ है। वो हमेशा रात को सोने से पहले कोई ना कोई अजीब-सा टॉपिक पकड़ के इस पे मुख्तलिफ सवालात करती थी और वो बस हूँ हाँ में या कभी-कभी तो इसे गुस्से से भी झिड़क देता था, मगर वो कभी इसके गुस्से पर नाराज़ नहीं होती थी, कोई शिकवा नहीं करती थी। लेकिन आज वो खामोशी से सोने के लिए लेट रही थी। इसे हमेशा रात को इस लड़की की बातें बहुत बुरी लगती थी। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि अगर वो लड़की बात ना करती तो वो उलझन का शिकार हो जाता। और आज भी जब वो बिना कोई बात किए सो रही थी तो इससे एक अजीब करब का एहसास हुआ। सो रही हो तुम? पहली बार इसने खुद से इसे मुखातिब किया था। जी कुछ चाहिए था आपको? वो एकदम चाको चौबंद होकर खड़ी होगी। वो इस तरह जल्दबाजी में इसके खड़े होने पर हंस दिया। नहीं वो ये तुम हमेशा यही कपड़े ही क्यों पहनती हो? उसने बात शुरू करने के लिए ये अजीबो-गरीब सवाल किया। इसने गौर से अपने कपड़ों को देखा जो सादा लॉन के कपड़े थे। जी वो बाकी मैले थे, वो इसलिए। इसने हैरान होकर जवाब दिया, कितने जोड़े हैं तुम्हारे? जी 5। इसने सादगी से जवाब दिया, जबकि वो हैरान हुआ जिस लड़की का शौहर लाखों के हिसाब से तनख्वाह लेता हो, इसकी बीवी के पास सिर्फ 5 सादा लॉन के कपड़े हैं। ये बात इसे बहुत अजीब लगी। इसके खुद के हज़ारों कपड़े थे और इसने कभी कुछ नहीं मांगा। इसके पास कपड़े, जूते, जो भी चीज़ नहीं थी, इसने अपने लिए इससे कुछ भी नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? इसे मांगना चाहिए था, ये इसका हक था, वो इसका शौहर। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो दुख से पूछ रहा था, जबकि वो नज़रें झुका के जैसे इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा ठीक है, हम कल को चलेंगे शॉपिंग पे, फिर ले लेना अपने लिए कपड़े और भी तुम्हें जो कुछ चाहिए वो भी। ओके जी। अच्छा अब सो जाओ। वो सोने के लिए लेट गई। इसने लैंप ऑफ कर दिया। अब इससे भी अच्छी नींद आती। वो साबका तजुर्बात से ये नतीजा अखज़ कर चुका था कि जब भी वो लड़की से बात नहीं करती, इसे नींद बड़ी देर से आती। रात तकरीबन गुजर चुकी थी। दूर-दूर से कहीं मौज़न की आवाज़ आ रही थी। इसने सोते-सोते महसूस किया कि कोई इसके माथे पर हाथ रखे हुए है। वो करंट खाकर उठ गया। वो इसके बिल्कुल पास खड़ी थी। इसे उठा देखकर वो घबरा गई। इससे इतनी सुबह-सुबह इसका छूना बहुत बुरा लगा। गुस्से की शदीद लहर इसके जिस्म में पैदा हो गई। वो पूरा जिस्म जैसे जलने लगा हो। वो कंबल को परे धकेलकर बिल्कुल इसके बराबर खड़ा हो गया। वो सहमे हुई निगाहें नीचे झुकाकर खड़ी थी। इसके दिल में इस वक़्त आग लगी हुई थी। इसे नहीं पता था कि इससे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन वो मज़ीद अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? क्या समझती हो तुम खुद को? और क्या सोचकर तुमने मुझे हाथ लगाया? मैंने तुम्हें बताया ना, मैं तुम्हें बीवी का दर्जा कभी नहीं दे सकता, तो ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश मत करो, ओके? ना तो मैं तुम्हें कभी कबूल कर सकता हूँ, ना कभी करूँगा। इसलिए ये रवायती बीवियों वाली हरकतें करना बंद कर दो। वो चला-चला कर बात कर रहा था। अंदर के लावे को बाहर आने का रास्ता मिल चुका था। इसका पारा एकदम चढ़ चुका था। वो दस्तूर निसर नीचे किए हुए खड़ी थी। इसने महसूस किया इसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। गेट आउट, इसने चलाकर कहा। फिर इसे याद आया वो जाहिल गवार लड़की इंग्लिश नहीं समझ सकती, इसलिए इसने इसका हाथ पकड़ के इसे जबरदस्ती अपने कमरे से निकाला और कुंडी लगाकर बेड पर बैठ गया। इसका खून खोलने लगा था। काफी देर बाद जब खुद को नॉर्मल करने में थोड़ा कामयाब हुआ तो दोबारा बिस्तर पे लेट गया। फिर जाने कब इसकी आंख लगी। छुट्टी का दिन था, इसलिए इससे बेदार होने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन 10 बजे अलार्म ने अपने होने का एहसास दिलाया। वो उठकर वॉशरूम में घुस गया। सर में हल्के दर्द का भी एहसास हुआ। सुबह 6 बजे वाला वाकया अभी भी ज़हन में ताज़ा था। वो नहाकर जब बाहर निकला तो ठटक गया। इसकी शर्ट बेड पर आज नहीं पड़ी हुई थी। ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि वो नहाकर निकला हो और बेड पर शर्ट ना हो। इसे कुछ अजीब लगा। इसे अलमारी से एक शर्ट निकाल कर पहन ली और नाश्ते के लिए नीचे चला गया। नाश्ते के दौरान दूसरी हरकत इसे तब हुई जब इसे टेबल पे नाश्ता नज़र नहीं आया। ये भी पहली मर्तबा हुआ था, वरना हमेशा इसके जागते ही मेज़ पर नाश्ता सजा दिया करती थी। तो इसका मतलब है वो नाराज़ है। इसने सोचा नाराज़ है तो होती रहे नाराज़, मैंने क्या किया है? तूने अच्छा भी तो नहीं किया है, कितनी बुरी तरह पेश आया। इससे दिल से आवाज़ आई। वो किचन में चला गया और खुद अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। फिर इसे यकदम महसूस हुआ इसे नाश्ता बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतने दिनों से वो इसके हाथों का बना नाश्ता खा रहा था। खुद खाना बनाने की तो इसकी आदत ही छूट गई थी। वह बिना नाश्ता बनाए किचन से बाहर निकल आया। वो यूं ही सोफे पर ढेर हो गया। एक सोच जो पहले बार इसके जहन में आई, वो कहाँ, ये सोच कर वो खड़ा हो गया और घर के कमरों में इसे तलाश करने लगा, लेकिन वो इससे कहीं नहीं मिली। इसकी टेंशन में मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ। ऐसे तड़पने लगा जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए। कहाँ चली गई? वो सीढ़ियाँ उतरते हुए सोच रहा था। कहाँ चली गई? जहाँ चली गई है, कहाँ चली गई? इससे इसे क्या वो भी कहाँ इससे इस घर में चाहता था। अच्छा हुआ खुद चली गई। वैसे भी किसी ना किसी दिन तो इसे जाना ही था ना। नहीं नहीं,
वो हमेशा यही चाहता था वो चली जाए, लेकिन आज जब वो चली गई तो वो इस तरह परेशान क्यों था, वो खुश क्यों नहीं था, जबकि असूलन तो इससे बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए था। क्या वो इसलिए परेशान है कि जब दादी वापस आएगी तो इससे क्या जवाब देगा? नहीं नहीं, दिल से फ़ौरन आवाज़ आई, वो दादी के लिए नहीं, खुद अपने लिए परेशान था। मगर क्यों? इसने दिल से पूछा, क्योंकि तुम इससे प्यार करने लगी हो। दिल ने एक अजीब इंकशाफ कर दिया, वो गुमसुम हो गया। ये क्या कह रहा था दिल? वो इससे प्यार कैसे कर सकता है? वो तो इससे नफरत करता था, शदीद नफरत है। दिल नहीं, दिल झूठ बोल रहा है। इसे दिल को झुठलाने की कोशिश की, मगर वो ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि दिल झूठ नहीं सच बोल रहा था। हाँ हाँ, मैं इससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मुझे सिर्फ इसकी आदत नहीं होगी, मैं इससे प्यार भी करने लगा हूँ। मगर वो कहाँ है? इसने चला चला कर पूरे घर से पूछा, और जवाबन पूरा घर खामोश था। इससे ज़िंदगी में पहली बार घर में अकेलेपन का एहसास हुआ। इससे पहली बार घर की खामोशी डरा रही थी। इस पे पहली बार इंकशाफ हुआ, वो इसे मोहब्बत करने लगा है। वो जिसे अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहता था, वो यही लड़की थी। इसके अलावा और कोई नहीं हो सकती, इससे प्यारी तो कोई हो ही नहीं सकती। इतनी मासूम, इतनी सच्ची, इसे जीवन साथी के रूप में सिर्फ यही लड़की चाहिए थी, और तो कोई हो ही नहीं सकती इसकी जैसी। ऐसी लड़की दुनिया में कहीं नहीं है जो इसके इतने गुस्से के बावजूद खामोश रहे, जो इसके जागते ही नाश्ता लगा दे, इसके मांगने से पहले ही इसे चाय पिला दे। इतनी सब्र, इतनी कनात वाली लड़की और कहाँ होगी? वाकई अगर दादी इस पे भरोसा करती थी तो बिल्कुल सही करती थी। वो वाकई अपने पोते के लिए सबसे अच्छी बीवी ढूंढ रही थी। अगर वो खुद इनकी मर्जी के खिलाफ किसी मॉडर्न लड़के से शादी करता तो क्या होता? वो लड़की क्या घर के काम करती? क्या इस समय इतना सब्र होता? क्या वो इसके इस तरह चलाने पर खामोश होती? नहीं नहीं, वो पहली बार इसकी कही हुई सारी बातें याद कर रहा था। क्या ब्यूटी पार्लर ये टीबी करंट तो नहीं मारता? जी, हमारे गांव में पहले मर्द खाना खाते हैं, फिर औरतें इसका बचा हुआ खाना खाती हैं। आपको गाड़ी चलाना आती है? जी, या अल्लाह मुझे अपने घर से खाली हाथ मत लौटाएं। मैं आपसे जो मांग रही हूँ वो मुझे दे दें। जी, आपकी वो नीली शर्ट जल गई है। आपसे झूठ बोल सकती हूँ, खुदा से तो नहीं, वो सब जानता है। आपसे झूठ बोलकर मैं बच भी जाऊं तो खुदा से कैसे झूठ बोल सकती हूँ? ओ मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया? मैंने इससे कितनी बदतमीजी से बात की। सुबह मुझे क्यों इतना गुस्सा आ गया था? हालांकि इसने ऐसा कुछ भी नहीं गलत नहीं किया था, सिर्फ हाथ ही तो लगाया था। और वो इतनी अच्छी थी कि इसने कोई शिकायत तक नहीं की। लेकिन वो कहाँ चली गई? प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी कुछ नहीं कहूँगा। हम दोनों मिलकर प्यार मोहब्बत से रहेंगे। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। बानी लौट आओ। इसे अपने गालों पर नमी का एहसास हुआ। वो भागते हुए पोर्च में गया और गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी फुल स्पीड से चला रहा था। इतने रश में इतनी स्पीड से गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन वो हर खतरे से अनजान बस से जल्दी जल्दी रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहता था। कई बार इसकी गाड़ी दूसरी गाड़ियों से टकराते टकराते बची थी। वो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। गाड़ी से निकला हुआ भागते हुए स्टेशन तक गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये तो अभी तक रेलगाड़ी आई ही नहीं होगी। या फिर आकर वो भागकर बेंच पर बैठे इस इंसान तक गया जो पता नहीं किन ख्यालों में गुम था। एक्सक्यूज मी जनाब, ये रेलगाड़ी की टाइमिंग क्या है? इस आदमी ने हवास बख्ता मुखातिब किया था। अभी थोड़ी देर पहले रेलगाड़ी तो निकल चुकी है। इसे लगा कि जैसे वो आदमी कह रहा हो कि आपकी तो जान निकल चुकी है। इसके जिस्म में खून की गर्दिश अचानक रुकने लगी। वो मायूस सारी दुनिया से बेजार घर लौट आया और सोफे पर ढेर हो गया। ऐसे कैसे जा सकती है वो मुझे छोड़कर? वो नहीं जा सकती। इतनी मामूली गलती की इतनी बड़ी सजा कौन देता है? क्या सब कुछ खत्म हो गया? अब कुछ भी बाकी नहीं रहा था क्या? वो सर थामे सोफे पर बैठा था जब इसे अपने बिल्कुल पास ही किसी कदमों की चाप सुनाई दी। इसने गर्दन मोड़कर देखा तो ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे सांस रह गई। वो इसके बिल्कुल पास खड़ी थी। इससे से कुछ फासले पर वो करंट खाकर खड़ा हो गया। तुम कहाँ चली गई थी? मैंने क्यों गई थी? तुम वो करंट खाकर खड़ा हो गया। जी, वो हम तो यहीं थे। इसने इसकी बात नहीं सुनी। आगे बढ़ के इसे गले से लगा लिया। वो इस तरह इसके गले लगाने से हैरान भी थी और खुश भी। अब आइंदा तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना, ओके? चाहे मैं तुम्हें जितना डांटू, ओके? जा निकल जाती है मेरी। हम सब कुछ फिर से शुरू करेंगे। तुम एक बार फिर से दुल्हन बनोगी और इस बार तुम्हें कमरे से बाहर निकालने की बजाय बाहों में समेट लूंगा। खुशी से इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सुबह इसके मुंह से निकलने वाले शोले सुनकर तो टूट ही गई थी। इसे लगा कि अब इसकी जिंदगी का तो कोई मकसद ही बाकी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया है। वो कमरे से निकल के इसके बराबर वाले कमरे में जाकर रोती रही और रोते रोते वो कब सो गई इसे पता नहीं चला। इसकी आंख तब खुली जब इसने सुना कोई इसे पुकार रहा है। वो भागकर खिड़की तक गई तो इसके शोहर मोहतरम जो सुबह आग बरसा रहे थे अब बड़ी बेताबी से अपनी जोजा मोहतरमा को ढूंढ रहे थे। इसे हैरत भी हुई और अच्छा भी लगा। वो बहुत देर तक खिड़की से इसकी उदास शक्ल देखती रही। फिर इसने चला चला कर अपनी मोहब्बत का इजहार किया इन दीवारों के सामने, इस घर के अंदर। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिसके लिए वो इकरार कर रहा है वो इसके बहुत करीब है। वो जानती थी कि वो इससे प्यार करने लगा है। वो कई बार इसके चेहरे पर अपने लिए मोहब्बत का पैगाम पढ़ चुकी थी, लेकिन वो करार नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी तक खुद इसके दिल ने ही करार नहीं किया था। रात के 2 बजे उठकर बिरयानी खाई जाती है। जनाब चौचरी कीमा अपनी प्लेट में डालकर खाने लगते हैं। गाड़ी में बैठकर चुपके चुपके से देखा जाता है। सिर्फ करार करने में ही मुश्किल पेश आ रही थी। जनाब को इसके मुंह से अपने लिए मोहब्बत का करार सुनकर इसे बहुत अच्छा लगा।
वो इस वक़्त इसके पास जाना चाहती थी, इसे बताना चाहती थी कि वो इसके करीब है, लेकिन वो नहीं गई। वो इसे तंग करना चाहती थी, जिसे शौहर मोहतरम ने इसे इतने दिन तंग किया, वो भी अपना बदला वसूल करना चाहती थी। सुबह वो इससे गुस्सा थी, नाराज़ थी, रोई थी, लेकिन अगर आज इसकी सुबह वो सब कुछ ना हुआ होता, तो वो कभी अपनी मोहब्बत का इकरार ना करता। ये तकदीर कातिब का फ़ैसला था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बेशक कोई है जो हमारी हर सोच पे इख्तियार रखता है और हमारे लिए बेहतर फ़ैसले तजवीज़ करता है, वही जो इस पूरी कायनात को चला रहा है। ये सारी दुनिया जिसके मातहत है, वही तो खुदा है। इसने तशक्कुर अमेज़ निगाहों से ऊपर आसमान की तरफ देखा। बेशक जोड़े वही बनाता है आसमानों पर। वो अपने इंसानों में कभी फ़र्क नहीं करता, ना देहाती और शहरी में, और ना ही गरीब और अमीर में। वो सबको दो आँखें, दो कान, दो हाथ और दो पाँव नवाज़ कर भेजता है। फ़र्क तो सिर्फ़ इंसान करते हैं। तो यहाँ पे ये नावल ख़त्म हुआ। ये नावल है दुल्हन और इसके राइटर हैं नासिर हुसैन। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ। इसमें कोई भी गलती कोताही हो तो माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।